नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन पंकज आप सभी लोगों का उत्कर्ष आईएएस और उत्कर्ष के इस मेन यूट्यूब चैनल उत्कर्ष क्लासेज जोधपुर पर स्वागत करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी बिल्कुल सही ढंग से संचालित हो रही होगी। दोस्तों, पता है आप लोगों को कि आज बजट डे है और बजट डे पहले क्या होता था, आज बजट डे क्यों है, इसके पीछे भी एक कहानी है, उसकी चर्चा भी मैं आपसे करूंगा। लेकिन आज हम लोग बजट पे चर्चा करने वाले हैं और बजट अभी प्रस्तुत हो रहा था। मैं अभी देख रहा था कि बजट सत्र के समाप्ति के बाद, यानी जब बजट का स्पीच वित्त मंत्री समाप्त कर लेती हैं तो उसके बाद उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी चल रहा है, पत्रकार उनसे अनेक मुद्दों पे प्रश्न पूछ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है बजट की जो बारीकियां और ज़्यादा जो होंगी वो आगे आएंगी निकल के। लेकिन यहाँ पर जो है बजट का यह सत्र जो है जो हम लेने जा रहे हैं उत्कर्ष आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर, बजट को 2 सत्रों में लिया जाएगा या यह 3 सत्र भी हो सकता है, क्योंकि बजट बहुत खास है और बजट से संबंधित जो कंसेप्ट यहाँ पे हैं वो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जिस तरीके से मैं इकोनॉमिक सर्वे को 3-4 सेक्शन में कराया था, उसी तरीके से बजट भी आपका 2-3 सेक्शन में चलेगा। ओके, तो इस बात के लिए आप ध्यान में रखिएगा कि यह बजट का अभी आपके समक्ष जो है यह आपका पहला सत्र है। क्या है? यह बजट का पहला सत्र है, यानी पहले सत्र को हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। यह चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ओके, आज 1 फरवरी है और 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत किया जाता है। क्यों किया जाता है यह भी ध्यान रखिएगा। सबसे पहले जब बजट प्रस्तुत होता था 2017-18 से पहले जब बजट प्रस्तुत होता था तो फरवरी महीने के अंतिम वर्किंग डे को, अंतिम कार्य दिवस पे होता था। लेकिन वर्ष 2017-18 से बजट डे को एडवांस किया गया, यानी पहले लाया गया और उसे फरवरी माह के पहले कार्य दिवस को कर दिया गया, अर्थात 1 फरवरी को। और ऐसा क्यों किया गया? ऐसा करने के पीछे भी लॉजिक है। ऐसा करने के पीछे लॉजिक ये है कि 1 फरवरी को जब बजट प्रस्तुत होता है तो बजट की जो पूरी विधायी प्रक्रिया है, आपने भारतीय संविधान को पढ़ा होगा, अनुच्छेद 110 से लेकर 117-18 तक या 109 में जो धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, यह पूरी प्रक्रिया जो है यहाँ पर जो है क्या होती है, इसको पारित होने में मार्च तक कंप्लीट हो जाता था। और पहले जब 28 फरवरी को बजट प्रस्तुत होता था तो बजटी प्रक्रिया को पूरा होने में समय लग जाता था आपका मई-जून। तो अब वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में ही क्या होता है, वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में ही बजट जो है कंप्लीट हो जाता है, इसलिए बजट की तिथि को यहां पर ले आया गया। अब यहां से अगर हम आगे बढ़ें तो आप देखेंगे निर्मला सीतारमण जी हैं, ये हम लोगों की माननीय वित्त मंत्री हैं और ये जो है दूसरी बार इन्होंने क्या किया है, फुल जो है बजट इन्होंने प्रस्तुत किया है। इस पे भी आपको ध्यान देना है कि ये इनका दूसरा बजट था। और अगर बजट की शुरुआत की जाए तो बजट की शुरुआत में उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर को कोट किया है और रविंद्रनाथ टैगोर को कोट करते हुए वह लिखती हैं, वो आपको भी जानना चाहिए, हमें भी जानना चाहिए कि विश्वास वह चिड़िया है जो प्रकाश की अनुभूति करती है और जब गाती है तो उसमें क्या होता है, यानी जब अंधेरा बना रहता है तभी वो क्या करती है, गाती है। ये रविंद्रनाथ टैगोर की क्या है, कथन है। अब यहां से जो है पहला प्रश्न यह आता है, यहां से बात, अब हमारी वार्ता आपसे शुरू होती है बजट पे। पहली बात यहां पर यह आती है कि यह बजट क्यों खास है, क्योंकि इस बजट के बारे में वित्त मंत्री ने यह कहा था कि यह बजट न भूतो न भविष्यति, अर्थात यह बजट जो है क्यों खास है, यह बजट क्यों खास है। अगर आपसे पूछा जाए यह बजट क्यों खास है, पहला प्रश्न यहां से निकल के आता है और यहीं से आपका काम जो है क्या होता है, शुरू हो जाता है, क्योंकि आपके काम की चीजें यहां से क्या होंगी, मिलनी शुरू हो जाएंगी। यह बजट इसलिए खास है, ध्यान देना, कि 21वीं शताब्दी के पहला जो है 21वीं शताब्दी का, यानी 21वीं सदी के दूसरे दशक का, ध्यान देना, 21वीं सदी के दूसरे दशक का यह पहला बजट है। क्या है? 21वीं सदी के दूसरे दशक का यह पहला बजट है। यह बात आपको यहां पे क्या करनी है, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। तो पहली चीज क्या हो गई, 21वीं सदी के दूसरे दशक का पहला बजट है। दूसरी बात यह ध्यान दीजिएगा कि यह पेपरलेस बजट है, अर्थात यह भारत का, ध्यान देना, क्या है, यह भारत का पहला डिजिटल बजट है। क्या है? भारत का पहला डिजिटल बजट है।
डिजिटल बजट है। अब यहां से प्रश्न ये पूछा जाता है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जिसने सबसे पहले जो है अपने यहां क्या किया था, पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया था। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि आवाज मेरी सही जा रही है, आवाज सही जा रही है ना सभी लोगों तक? ओके, आवाज को अभी सही करते हैं। हाँ, हो जाएगा सही, टेंशन मत लीजिए, 2 मिनट समय दीजिए। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जो प्रश्न ये पूछा जाता है कि भारत का पहला पेपरलेस बजट क्या था, तो भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुत करने वाला अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो वह राज्य क्या हो जाएगा, बताओ किस राज्य ने सबसे पहले कागज विहीन यानी पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया था? ओके, किसने सबसे पहले पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया था? तो यहां पर जो है ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा कि आपका क्या होता है, यह आपका हिमाचल प्रदेश होता है। क्या है? हिमाचल प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, हिमाचल प्रदेश जो है वह पहला राज्य था जिसने सबसे पहले आपका पेपरलेस बजट बनाए हुए था। हाँ बिल्कुल, आप लोगों का जवाब सही आ रहा है। 2 मिनट धैर्य बनाए रखिए, 5 मिनट जो है आवाज सही हो जाएगी। ओके, आवाज यहां पे सही हो जाएगी, धैर्य बनाए रखें। ओके, अभी दूर हो जाएगी आवाज वाली समस्या, आपकी समाप्त हो जाएगी, यह चीज लिखिएगा। ओके, तीसरा कारण यहां पर यह है कि ऐसा तीसरी बार हुआ है, ऐसा तीसरी बार हुआ है, आवाज सही नहीं जा रही बच्चे, ऐसा तीसरी बार हुआ है, ऐसा तीसरी बार है जब आर्थिक संकुचन के बाद, ध्यान देना, जब आर्थिक संकुचन के बाद क्या हुआ है, संकुचन के बाद बजट प्रस्तुत किया जा रहा है, संकुचन के बाद बजट प्रस्तुत किया जा रहा है। ध्यान देना, क्या हो गया, अब आवाज सही हुई। ओके, तो ध्यान रखना यहां पे यह 3 बातें हैं जो इस बजट को क्या करती हैं, अकॉर्डिंग टू फिनेंस मिनिस्टर इस बात को क्या करती हैं, सही करती हैं। पहली चीज क्या है, पहली चीज ये है कि पहला जो है यहां पे आपका क्या हो गया, डिजिटल बजट है। दूसरा बजट जो है यह जो है तीसरी बार है जब आर्थिक संकुचन के बाद बजट क्या हुआ है, प्रस्तुत हुआ है। ओके, तो दूसरे दशक के बाद के बजट की बात हो रही है, कुछ लोग तीसरा दशक लिख रहे हैं, ध्यान देना। तो ये दूसरे दशक के बाद, दूसरे दशक के बाद का पहला बजट है, का पहला बजट है, इसको ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो। 2021 का मतलब तीसरा दशक प्रारंभ हो गया है, लेकिन दूसरे दशक के बाद का ये क्या है, पहला बजट है। हाँ बिल्कुल, ओके, क्लियर हो रही है बात, समझ रहे हो मैंने क्या लिखा है, दूसरे दशक के बाद का जो है ये क्या है, पहला बजट है, ऐसा उन्होंने अपने बजट स्पीच में क्या किया है, कोट किया है। क्लियर, चलो अब आवाज आ रही है सभी तक। अब यहां से आते हैं कि 2021 क्यों महत्वपूर्ण है, ध्यान देना। और ये जो मैं आपको बता रहा हूं 2021 क्यों महत्वपूर्ण है, यह आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो घटनाएं बताई जा रही हैं इन सभी घटनाओं से क्या होगा, इन सभी घटनाओं से प्रश्न पूछा जा सकता है। पहला ध्यान रखना, 2021 का जो वर्ष होने जा रहा है यह क्या है, यह आजादी का 75वां वर्ष है। भारत की आजादी का 75वां वर्ष है, तो इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। क्या हो गया, यह आजादी का 75वां वर्ष है, यह चीज आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात यहां पर क्या है, दूसरी बात यहां पर ध्यान रखिएगा कि भारत में जो गोवा का विलय हुआ था, गोवा के विलय का यह 60वां वर्ष है। ध्यान देना, क्या है, गोवा का भारत में जो है विलय हुआ था, तो ये क्या है, यह जो है गोवा के विलय का 60वां वर्ष है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज 1971 आपको याद है, 1971, तो 1971 में भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तानियों को जो मारा था, उसे जो पराजित किया था, पाकिस्तान की सेना को आत्मसमर्पण कराया गया था। तो 1971 के भारत पाक युद्ध का ध्यान देना, यह क्या है, यह आपका वर्ष जो है हो जाएगा 50वां वर्ष। बात समझ रहे हो, क्या है, भारत पाक युद्ध का ये 50वां वर्ष है। यह चीज आपको क्या करना है, यह चीज आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है, यह स्वतंत्र भारत में 8वें जनगणना का क्या होगा,
जनगणना का 8वां वर्ष होगा। स्वतंत्र भारत में जनगणना का 8वां वर्ष होगा, जनगणना का 8वां वर्ष होगा, यह भी आपको ध्यान रखना है। क्या है? जनगणना का 8वां वर्ष है। फिर उसके बाद क्या है? यह चंद्रयान 3 का वर्ष है। क्या है? चंद्रयान 3 का वर्ष है। और फिर जो है यह किसका वर्ष है? यह हरिद्वार कुंभ का वर्ष है। क्या है? यह हरिद्वार कुंभ का वर्ष है। ध्यान देना, इस पृष्ठभूमि में ये जो मैं बातें बता रहा हूं, ये बातें जो है मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं। यह बजट स्पीच प्रारंभ करने से पहले जो आपकी वित्त मंत्री हैं माननीय निर्मला जी ने क्या किया है, ये बातें कही हैं। और अगर इस बात को देखोगे तो इससे क्या होगा, इसमें विज्ञान यानी आपकी विज्ञान की भी झलक दिखेगी, स्वतंत्रता यानी ऐतिहासिक धरोहर की भी झलक दिखेगी, पराक्रम का भी झलक दिखेगा। और इस पृष्ठभूमि में उन्होंने कहा कि यह बजट क्या हो रहा है, आपका बजट यहां पे प्रस्तुत होने जा रहा है, यानी प्रस्तुत हुआ है। क्लियर? अब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? आपके लिए इंपॉर्टेंट यह है कि यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे इससे रिलेटेड। डायरेक्ट यहां से प्रश्न आपकी परीक्षा में नहीं आएंगे, लेकिन यहां पर जो है यहां से प्रश्न आपके बनेंगे, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो यह आपके क्या होगा, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, परीक्षा के दृष्टिकोण से यह टॉपिक जो मैंने आपको बताया है, यह जिस विषय से संबंधित है उस विषय में इसे क्या करेंगे, आप नोट कर लेंगे और वहां पर इसे क्या करेंगे, देखेंगे। अब उसके बाद इन्होंने जो है हर साल जब बजट आता है तो बजट से पहले कुछ उपलब्धियां बताई जाती हैं। इन्होंने उपलब्धियां क्या बताई हैं, ध्यान देना। जो इन्होंने क्या किया, उपलब्धियों पे जो इन्होंने चर्चा की या इन्होंने जो दिखाया कि हमारी उपलब्धियां क्या हैं, तो इन्होंने ये कहा कि जब कोविड-19 लगा था, ध्यान देना, कोविड-19 में इन्होंने कहा है कि हमने 800 मिलियन लोगों को, क्या है, ध्यान देना, क्या इन्होंने कहा है कि हमने 800 मिलियन लोगों को भोजन दिया है, यानी खाद्य सुरक्षा। 800 मिलियन लोगों को भोजन यानी खाद्यान्न उपलब्ध कराया है। कितना? 800 मिलियन लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराना। फिर उसके बाद क्या कहा गया, फिर यह कहा गया कि लगभग 80 मिलियन परिवारों को, कितना, 80 मिलियन परिवारों को हमने 80 मिलियन परिवारों को क्या किया है, फ्री में जो है हमने क्या किया है, एलपीजी मुहैया कराया है, यानी कि गैस उपलब्ध कराया है। क्लियर? 80 मिलियन परिवार हैं और वह लोग हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। 400 मिलियन लोगों को, 400 मिलियन लोगों को क्या किया गया, 400 मिलियन लोगों को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता दी गई है। क्या किया गया है? प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता दिया गया है। ओके, ये जो है इन्होंने कहा कि हमने आपातकाल में यह व्यवस्था की। अब उसके बाद इनकी एक और विशेषता यहां पे इन्होंने क्या कहा है, जो आगे इनकी निकल के आती है, तो ये चीज इनकी उपलब्धियां हैं। फिर इन्होंने ये बजट को क्या कहा है, ध्यान देना, जो 2021-22 का बजट है, तो 2021-22 के बजट को इन्होंने कहा है आत्मनिर्भर भारत का विजन है। ये बजट नहीं है, ये क्या है, आत्मनिर्भर भारत का विजन है। याद रखिएगा, इस बजट को क्या कहा गया है, इस बजट को कहा गया है कि यह बजट जो है क्या है, आत्मनिर्भर भारत का विजन है। मतलब यहां पे ध्यान देना, मतलब यहां पे आपको ध्यान देना है कि आत्मनिर्भर भारत का विजन। और फिर इन्होंने ये कहा, इस पे जोर देते हुए ये कहा है कि आत्मनिर्भर भारत जो है यह नई अवधारणा नहीं है। क्या इन्होंने कहा कि यह नई अवधारणा नहीं है, यह अवधारणा नई नहीं है। प्राचीन काल से ही भारत क्या रहा है, प्राचीन काल से ही भारत जो है, प्राचीन काल से ही भारत आत्मनिर्भर रहा है। क्या रहा है, प्राचीन काल से भारत आत्मनिर्भर रहा है। और फिर वहां पर जब ये बात अपनी रखते हैं तो ये कहते हैं कि कोविड-19 का जो दौर चल रहा है, मुझे कुछ भी कहां हो दिखाई नहीं दे रहा है स्क्रीन पे, किसको नहीं दिखाई दे रहा है, किसी को, सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये चीज आपको क्या करना है, समझते रहना है।
ओके, तो यहां पर इन्होंने कहा कि यह नई अवधारणा नहीं है, यह क्या है। आवाज सभी तक मेरी क्लियर जा रही है? हाँ, 4 बजे से यह क्लास स्टार्ट हुई है और सभी तक मेरी आवाज सही पहुंच रही होगी आप लोगों को, ऐसा मुझे उम्मीद है। हाँ, स्क्रीनशॉट लेने दो, इसका पीडीएफ मिल जाएगा मेरे बंधु, टेंशन मत लो। जो मैं लिख रहा हूं मेरी हैंड राइटिंग में आपको क्या मिल जाएगा, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। समय कम है और मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको देनी है और मैं वो चीज़ देने का प्रयास कर रहा हूं जो अक्सर चीज़ें आपको नहीं मिलती हैं और वहां से प्रश्न पूछा जाता है। मैं उन बातों पे नहीं जाऊंगा जो आपको कल न्यूज़पेपर्स में मिल जाएंगे या उस पे आगे की सत्र में मैं चर्चा करूंगा। ओके, यहां पर मैं आपको सिर्फ उन बातों पे ध्यान ले चलूंगा जहां से प्रश्न पूछा जाएगा, जहां से कथन कारण के प्रश्न बनेंगे या जहां से क्या हो सकता है उस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न आ सकता है। तो इसलिए बिल्कुल धैर्य बनाए रखें और यहां पे बात को समझने का क्या करिए, यहां पर बात जो है सुनने का प्रयास करिए। ओके, चलिए, तो यहां पे हाँ बिल्कुल जो है राजस्थान के स्टूडेंट्स के लिए है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये भारत का बजट है और भारत का जो यूनियन बजट आता है वो सभी राज्यों के लिए होता है। तो यह जितना महत्वपूर्ण आपके यूपीएससी के लिए है उतना ही महत्वपूर्ण राज्य के स्टेट सर्विस कमीशन के लिए है। अतः यह प्रश्न बिल्कुल आप न करें कि ये कहाँ के लिए महत्वपूर्ण है, हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप ग्रुप डी की परीक्षा देते हैं तो ग्रुप डी से लेकर क्लास 1 तक की परीक्षा के लिए यह क्लास क्या है, आपका महत्वपूर्ण है। इस पर आपको क्या करना है, ध्यान देना है। ओके, ध्यान देना। तो इन्होंने कहा कि यह अवधारणा नई नहीं है और इसमें इन्होंने कहा कि आज भारत जो है एन कोविड-19 में, इस फैक्ट को नोट करना, 100 से अधिक देशों में, ध्यान दीजिएगा, 100 से अधिक देशों में क्या हो रहा है, 100 से अधिक देशों में भारतीय टीका, क्या हो गया, भारतीय टीकाकरण कार्यक्रम, यानी भारतीय टीका की पहुंच है, टीका की मांग है या पहुंच है। तो आज 100 से अधिक देशों में भारत में विनिर्मित क्या हुआ है, टीकाकरण पहुंचा है। यह ध्यान रखिएगा, 100 से अधिक देश। इस पे जो वनडे वाले स्टूडेंट्स होंगे वो ध्यान देंगे, 100 से अधिक देशों में है। उसके बाद यहां पर इन्होंने यह भी जोर दिया कि हमारे पास वर्तमान में क्या है, 2 टीके हैं। कितने हैं, 2 टीके हैं, यानी 2 वैक्सीन हैं और हम न केवल भारत में, और इसी के आधार पर जो है आईआर अगर आप पढ़ते होंगे तो यहां पे वैक्सीन डिप्लोमेसी, या इसी के आधार पर भारत को क्या बोला जा रहा है इस समय, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। क्या बोला जा रहा है, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। भारत को क्या कहा जा रहा है, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। तो ध्यान देना, यहां पर इन्होंने ये कहा। फिर यहां पे इन्होंने यह भी चर्चा की कि हमने एन कोविड-19 में, यानी लॉकडाउन के दौरान इसके प्रभावों को समाप्त करने के लिए हमने क्या किया था, आत्मनिर्भर भारत पैकेज, आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की थी। और ये पैकेज कितने थे, तो ध्यान देना, 1.0, 2.0 और 3.0। अगर मैं आपसे यहां पर एक प्रश्न पूछूं कि इसकी आर्थिक लागत, ध्यान देना, इसकी आर्थिक लागत कितनी थी, जवाब दीजिए। आप कमेंट में जवाब देते रहेंगे, मैं आपसे प्रश्न और आंसर के थ्रू इस सत्र को आगे लेके चलूंगा। आप कमेंट में जवाब देते रहोगे और इसके थ्रू क्या होगी, चीजें आपको क्लियर होती रहेंगी। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3 घोषित किए गए थे। ओके, और इसमें क्या है, 1.0, 2.0, 3.0। इसकी इकोनॉमिक कॉस्ट कितनी थी, इस प्रश्न का आपको क्या करना है, जवाब देना है। और यह जीडीपी के कितने प्रतिशत के बराबर था, मोस्ट प्रेडिक्टेड क्वेश्चन फॉर योर जो है फॉर कमिंग एग्जामिनेशन। कोई भी एग्जामिनेशन आएगा तो उसमें आएगा, ध्यान देना, यह जीडीपी के 13% से ऊपर था। क्या था, जीडीपी के 13% से ऊपर इसकी लागत है। क्या है, जीडीपी के 13% से ऊपर की लागत। यह बजट बता रहा है कि हमने क्या किया है, यहां पर दिया है। और यहां पे अगर आपसे लागत पूछा जाए तो आंसर होगा 27.1 लाख करोड़। क्या होगा, 27.1 लाख करोड़। यह बात आपको क्या करना है, यह बात यहां पर आपको ध्यान देना है। क्लियर। तो यहां पे आत्मनिर्भर भारत पैकेज की बात की गई, 3 पैकेज दिया गया था। आर्थिक लागत 27.1 लाख करोड़ है और फिर इसमें यहां बताया गया कि यह जीडीपी के क्या है, 13% के बराबर है।
अब उसके बाद इन्होंने यहां पे क्या किया, इन्होंने चर्चा की कि वर्तमान स्थिति जो है, जो 2 विश्व युद्ध हुए थे, तो 2 विश्व युद्धों के पश्चात की या की तरह ही एन कोविड-19 के पश्चात, ध्यान देना, एन कोविड-19 के पश्चात दुनिया के अब यहां पे क्या उन्होंने कहा, सामरिक, क्या है, दुनिया के सामरिक, आर्थिक व राजनीतिक संबंधों में क्या हो रहा है, राजनीतिक संबंधों में बदलाव आ रहा है। क्या हो रहा है, संबंध में बदलाव आ रहा है। क्या हो रहा है, संबंध में बदलाव आ रहा है। किसने कहा, निर्मला सीतारमण ने। 2 विश्व युद्ध कब कब हुए थे, जवाब दो। पहला विश्व युद्ध कब हुआ था और दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 और 1939 से 42। ओके, ध्यान देना। तो 2 विश्व युद्धों के बाद यहां पर आपका क्या होना चाहिए, 2 विश्व युद्धों के बाद जैसे विश्व के रणनीतिक संबंध बदले थे, आर्थिक संबंध बदले थे, वैसे ही क्या हो रहा है, वैसे ही अब संबंध बदल रहा है। यहां पे इन्होंने बताया है और इसमें ये कह रही हैं, यहां पे इन्होंने ये बताया है कि इस बदली हुई परिस्थिति में भारत विश्व का नेतृत्व करने के लिए उद्यत है। क्या है, नेतृत्व करने के लिए उद्यत है। यहां तक बात आपको बिल्कुल क्या होनी चाहिए, समझ में आ जानी चाहिए। अब यहां पे एक चीज यह भी ध्यान लेना, एक डाटा यहां पर यह भी दिया गया है कि भारत में एन कोविड-19 का जो मर्टिलिटी रेशियो है, मर्टिलिटी यानी एन कोविड-19 से मरने वालों का जो प्रति मिलियन रेशियो है, वह विश्व में सबसे कम है और जो सक्रिय मामले हैं वह भी क्या है, सबसे कम है। जो है सक्रिय मामले 1 मिलियन में भारत में 130 है। क्या है, 130। और मरने वालों की संख्या जो है 1 मिलियन लोगों में 130 लोग जो है कोरोना पॉजिटिव भारत में है, ये रेशियो है। और 1 मिलियन लोगों में जो है मरने वालों की संख्या जो है, ध्यान दीजिएगा, उसकी जो है क्या है, वहां पर 113 है। क्लियर, यहां तक बात आपको क्या होनी चाहिए, यहां तक बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। इस पृष्ठभूमि में क्या होता है, आपका बजट आता है। अब यहां पर देखो, जो बजट आता है, इस बजट के साथ कौन कौन से प्रपत्र रखे जाते हैं, ये चीज आपको क्या करना है, ये चीज यहां पे समझना है। तो पहला तो आपका वार्षिक वित्तीय विवरण आता है, यानी जो केवल बजट नहीं प्रस्तुत होता है, बजट के साथ कई दस्तावेज प्रस्तुत होते हैं, उसको ध्यान से देखिएगा। पहला जो आपका है वो क्या होता है, वार्षिक वित्तीय विवरण, जो क्या है, अनुच्छेद 112 में है। फिर आपको यह भी क्लियर होना चाहिए कि अनुदान मांगे रखी जाती हैं। क्या रखा जाता है, अनुदान मांग, यानी डिमांड्स ऑफ ग्रांट, वो आपका 113 है। वित्त विधेयक आता है, ध्यान देना, वित्त विधेयक की परिभाषा आपको अनुच्छेद 117 में मिलती है। और वित्त विधेयक से ही क्या निकलता है, आपका धन विधेयक निकलता है, जो वो चिन्हांकित कर देंगे, तो यह आपका अनुच्छेद 110 में हो जाएगा। तो वित्त विधेयक हो गया। इसके साथ देखोगे तो फिर क्या होता है, एफआरबीएम अधिनियम के तहत अधिदेशित। तो एफआरबीएम अधिनियम जो है यह कब का है, ध्यान देना, एफआरबीएम अधिनियम 2003 का है। और इस बार के बजट में एफआरबीएम अधिनियम पे जोर दिया गया है और एफआरबीएम अधिनियम में इस बजट में संशोधन लाया जा रहा है। यह भी आपको क्या करना है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर। उसके बाद इसमें क्या होगा, बृहद आर्थिक रूपरेखा का विवरण दिया जाएगा, मध्यावधि राजकोषीय रूपरेखा का विवरण है, फिर आपका एक्सपेंडिचर बजट है, फिर आपका रिसिप्ट बजट है। ध्यान रखिएगा, इतने दस्तावेज क्या होते हैं आपके साथ आते हैं। व्यय की रूपरेखा आती है, बजट एट अ ग्लांस आता है, वित्त विधेयक में किए गए उपबंधों की जो व्याख्या आती है, फिर उत्पादन जो है, और बजट की मुख्य विशेषताएं, यानी कुल मिला के जो है 11 दस्तावेज यहां पे क्या किए जाते हैं, जारी किए जाते हैं। क्लियर। अब यहां से हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे की तरफ ध्यान से देखना, ये जो चीजें हैं, यह बजट की रूपरेखा है।
और इसमें सबसे पहली बात आपको याद रखनी है, दिख नहीं रहा होगा, टेंशन मत लो, मैं एक एक चीज बताऊंगा। तो बजट का जो आकार है वह आकार क्या है, वह आकार है 34.83। क्या है? 34.83 लाख करोड़ का बजट है। कितने का है? 3483। बात समझ रहे हो? इस बजट का टोटल बजट का आकार कितना है इस बार का? 34.83 लाख करोड़ का बजट है। लगभग पिछली बार जो है 30 दशमलव समथिंग का था, यानी 4 लाख करोड़ रुपए का क्या है बजट, यह एक्स्ट्रा है। यहां पर ध्यान दीजिएगा। अब इसमें आपको पता है कि कागज पे जब बजट आता है तो उसका आय और व्यय दोनों क्या होता है, सेम होता है। तो ये चीज आपको यहां पर क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। तो बजट का साइज यहां पे क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। हाँ, यहां पे जो है बजट का साइज आप राम नरेश मीना आप बता रहे हैं, वो हर साल क्या होता है, हर साल चीजें बदलती रहती हैं। इस बार जो दस्तावेज आया वो क्या था, उतना था। बजट के अनुसार कौन से दस्तावेज आएंगे कौन से नहीं आएंगे उसी समय डिसाइड होता है। ओके, चलिए, हाँ बिल्कुल, इसका पीडीएफ आपको मिलेगा। तो अब यहां पर ध्यान देना, यह बजट का आकार आपका 24.83 लाख करोड़ हो गया। प्रथम डिजिटल और पेपरलेस बजट है। ये चीजें मैं आपको बता चुका हूं। अब अगर आप देखोगे तो इस बार का जो बजट है, ध्यान देना, यह बजट 6 स्तंभों पे आधारित है। कितने पे? 6 स्तंभों पर आधारित है, यानी 6 पिलर हैं इस बार के बजट में। इसको याद रखना है। पहला पिलर जो है वो क्या है, स्वास्थ्य और कल्याण, यानी हेल्थ और वेलफेयर। पहला क्या है, स्वास्थ्य और कल्याण, ये इसका पहला पिलर है। अब स्वास्थ्य और कल्याण क्यों पहले पिलर पे आया, यह आपको याद होना चाहिए। दूसरा पिलर जो है वह क्या है, भौतिक व वित्तीय पूंजी। भौतिक वित्तीय पूंजी व अवसंरचना। क्या है? व अवसंरचना, ध्यान देना। तीसरा क्या है, समावेशी विकास, यानी आकांक्षी भारत के लिए। ये क्या है, ध्यान देना, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास। क्या है? आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास। आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, ये इसका क्या हो गया, तीसरा हो गया। चौथी चीज जो है वो आपको ध्यान रखना है, ह्यूमन कैपिटल, यानी मानव पूंजी को क्या करना, मानव पूंजी को मजबूत बनाना, ये है। और पांचवा आपका पिलर जो है वह इनोवेशन है, नवाचार एंड R&D, यानी नवाचार है, नवाचार व R&D। और इसके बाद आप देखोगे तो मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। क्या है? मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। तो ध्यान रखना 6 पिलर हैं। क्या है? 6 पिलर। और 6 पिलर को आपको क्या करना है, याद रखना है। पहला पिलर कहां से आता है, स्वास्थ्य से शुरू होता है। तो पहले पिलर में किसकी बात की गई है, स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य कैसे सही होगा, स्वास्थ्य आपका सही होगा जब आपके पास पूंजी और इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा। ध्यान देना, पहले में क्या किया गया, स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य को हम कैसे सही करेंगे, जब हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत रहेगा और हमारे पास भौतिक और वित्तीय पूंजी रहेंगे। तो दूसरा पिलर क्या हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर और भौतिक और वित्तीय पूंजी। अब जब भौतिक और वित्तीय पूंजी आ जाएगी तो पता चला कि किसी के पास ज्यादा पूंजी चली गई, किसी के पास कम है, तो हमको क्या करना चाहिए, समावेशी लाना चाहिए, यानी सबके पास समान रूप से पहुंचे। तो तीसरा पिलर इसका क्या है, आकांक्षी भारत के लिए एक समावेशी समृद्धि या समावेशी विकास लेके आए। ध्यान देना, तीसरा क्या है, आकांक्षी एस्पिरेशनल इंडिया के लिए हम क्या करें, इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मॉडल लेके आए। पहला क्या हुआ, हेल्थ। ये 6 रट लो, ये पूछा जाएगा इसलिए मैं रटवा रहा हूं। पहला क्या है, हेल्थ। तो हेल्थ की बात की गई और वेलफेयर की। हेल्थ वेलफेयर के बाद पूंजी। पूंजी कौन सा, भौतिक और वित्तीय पूंजी। साथ में क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। तो जब पूंजी आ गई तो पूंजी के बाद क्या करना है, पूंजी के बाद ध्यान देना तीसरी बात जो आएगी वह आएगी समावेशी, यानी सबको यह चीज मिले। जब समावेशी विकास हो जाएगा फिर आपका क्या आएगा, मानव पूंजी। क्या आएगा, मानव पूंजी।
तो पहली दूसरे नंबर पे भौतिक और वित्तीय पूंजी है, और चौथे पिलर पर कौन सा है? मानव पूंजी है, जिसे हमें और अधिक मजबूत बनाना है। क्योंकि भारत में जो है क्या है, भारत में डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जनसांख्यिकी लाभांश है। भारत की लगभग 65 करोड़ आबादी जो है क्या है, वह वर्किंग पॉपुलेशन है, कार्यशील आबादी है। तो हमें अपनी आबादी को, मानव को ह्यूमन रिसोर्स बनाना है, और इसके लिए बजट में क्या किया गया है? चौथे पिलर के रूप में इसे वो किया गया है। तो जब मानव पूंजी तैयार हो जाएगी तो इसे रिसोर्स बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ इनोवेशन लाना पड़ेगा, नवाचार करना पड़ेगा, R&D। तो पांचवें पे क्या है? इनोवेशन है और R&D है, ध्यान देना। और छठवां जो है वह भारत यानी जो है सरकार का वर्तमान नारा ही है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। तो ये 6 पिलर आपको याद रखना है। पहला हेल्थ एंड वेलफेयर, दूसरा फिनेंशियल एंड फिजिकल रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा आपका क्या है? तीसरा है जो है इंक्लूसिव मॉडल फॉर एस्पिरेशनल इंडिया, चौथा क्या है? मानव पूंजी, पांचवा क्या है? नवाचार और रिसर्च एंड डेवलपमेंट, छठवां क्या है? न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम जो है गवर्नेंस। अब यहां पर आपको क्या करना है? यहां पे कोई दिक्कत? 6 चीजें आ गई। अब इसमें आप देखेंगे महोदय, तो इसमें क्या किया गया है? इसमें एक एक चीज को बताया गया है। क्या किया गया है? जैसे पहला पिलर यही था, तो अब इस पहले पिलर के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान है, ध्यान देखो। अब बजट का इंफ्रास्ट्रक्चर आपके दिमाग में तैयार हो जाना चाहिए। जैसे आप कोई प्रश्न का उत्तर लिखते हैं, तो प्रश्न का उत्तर लिखते समय उसका एक ढांचा बनाते हैं। ढांचा कैसे बनाते हैं? कि ये भूमिका रहेगा, यहां पर हमारी विषय वस्तु आएगी, विषय वस्तु में इसमें पक्ष में तर्क दूंगा, यहां विपक्ष में तर्क दूंगा, यहां पे इसका विश्लेषण करूंगा, यहां पर अपनी राय दूंगा। तो इसी तरीके से वित्त मंत्री ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उस बजट प्रस्तुत करने का ढांचा पहले बता दिया। पहले क्या बताई? पहले बताई कि हम किस पृष्ठभूमि में लेके आ रहे हैं, यानी यह बजट आ रहा है वो किस पृष्ठभूमि में, सब चीजें मैंने आपको बताई। फिर उन्होंने क्या कहा? फिर उन्होंने कहा कि यह जो है क्या है, और अब उसके बाद उन्होंने स्ट्रक्चर डेवलप कर दिया कि यह बजट 6 पिलर पर आधारित है। पहला स्वास्थ्य और कल्याण, दूसरा पूंजी और अवसंरचना, तीसरा समावेशी मॉडल, चौथा मानव पूंजी, पांचवा आपका क्या था? पांचवा नवाचार और रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और छठवां आपका क्या है? छठवां आपका है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। अब देखो, स्वास्थ्य और कल्याण इसका पहला पिलर है। अब पहले पिलर पर मैं चलने से पहले ध्यान दीजिएगा, अब यहां पे ये चीजें आपको आसानी से मिलेंगी। मैं इसकी व्याख्या आपसे बाद में करूंगा, क्योंकि अभी जितने लोग बजट पढ़ाने आएंगे वो इसकी चर्चा करेंगे। जो चर्चा नहीं करेंगे मैं वहां पे आपको ले चलना चाहता हूं। यहां पे मैं बाद में आऊंगा, या इसकी व्याख्या मैं आपसे बाद में करूंगा, लेकिन आपकी परीक्षा के लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं उस पे लेके चल रहा हूं। ध्यान रखना, ये सभी लोग बताना शुरू करेंगे ये है वो है। मुझे कुछ ऐसी चीजें आपको बतानी है जो सिर्फ वही व्यक्ति बताए। ये सब चीजें हैं, मैं इसकी व्याख्या करूंगा, धैर्य रखिएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग यहां पे आते हैं, जिसके लिए यह बजट सबसे ज्यादा जहां से प्रश्न पूछा जाएगा, यानी मैं यहां पर बजट के राजकोषीय पक्ष पे आ गया हूं। कहां पे आ गया हूं? बजट के राजकोषीय पक्ष पे। पहले इसकी मैं चर्चा कर लूंगा और उसके बाद मैं आपको बजट का भाषण बताऊंगा, क्योंकि बजट का भाषण आपने भी सुना होगा। आप हमारे ऊपर यह भी कह सकते हैं कि तो हम लोगों ने भाषण सुबह सुना ही था, आपका भाषण क्यों सुने? भाई कह तो सकते हो, भाई जितनी उन्होंने बजट स्पीच में बातें की हैं वही बातें वहां पे हैं, तो वो भाषण आपने वहां भी सुना होगा, सुन भी रहे होंगे और अन्य लोग सुनाएंगे भी। तो पहले आप कहां पे आओ? यहां पे आओ, जो चीजें क्या हैं आपके लिए ज्यादा जरूरी हैं। पहली चीज आपको ध्यान देना है, यह प्रश्न बार बार आपसे पूछा जाता है कि राजकोषीय घाटा जो है, यानी राजकोषीय घाटे को इंग्लिश वाले नोट कर लें, यह फिस्कल डेफिसिट होता है। क्या होता है? फिजिकल डेफिसिट। इस बार जो है 2020-21 में कितना रहा है? ध्यान देना है, 20-21 में राजकोषीय घाटा कितना रहा है? ध्यान देना, 9.5%। कितना रहा है? 9.5%। भाई साहब रिकॉर्ड स्तर पे है। क्या है? रिकॉर्ड स्तर पे है। आपने पढ़ा होगा कि भारत के राजकोषीय घाटे की सहनीय सीमा कितनी है? जवाब दीजिए।
राजकोषीय घाटे की सहनीय सीमा कितनी है? भारत में राजकोषीय घाटे की सहनीय सीमा कितनी है? जवाब दो। राजकोषीय घाटे की सहनीय सीमा भारत के लिए एफआरबीएम अधिनियम में जो बताई गई है भाई साहब, वह 3% बताई गई है। कितनी बताई गई है? वह आपका 3% बताया गया है। और यहां पर कितना है? यहां पर 9.5% है। अर्थात राजकोषीय घाटे की सहनीय सीमा से भारत क्या हो चुका है? भारत 3 गुना बाहर जा चुका है। किसमें? 2020-21 में। अब देखो बजट अनुमान क्या था? 2020-21 में बजट अनुमान कितने का था? 3.5% का। और जब रिवाइज एस्टीमेट आया है तो कितना हो गया है? 9.5%। प्रश्न यह पूछा जाएगा कि 20-21 में कितना अनुमान है, तो याद रखना 6.8%, 6.8%। तो आपको यह दो डाटा याद रखना है। 95 किस में था? 95 आपका 20-21 में है। और 68 किस में होगा? 68 होगा 21-22 में। तो या तो आपसे प्रश्न में पूछेगा कि 2021-22 में कितना अनुमानित है, आंसर होगा 6.8। 2020-21 में कितना अनुमान था, कितना संशोधित था? 9.5। और भाई साहब फिर दूसरी चीज जो आती है राजस्व घाटे की, और इसके लिए आपको 75 और 51 याद रखना है। क्या याद रखना है? 75 और 51। ये चीज आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। तो 75 का मतलब होता है 7.5% क्या है? राजस्व घाटा है। और 5.1% क्या है? आपका राजस्व घाटा 21-22 के लिए है। तो यहां पर 21-22 में अगर पूछा जाए जिसका अनुमान जारी किया गया है वह क्या होगा? 6.8% राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा कितना हो गया? 5.1%। जबकि यहां पर क्या करोगे? अगर संशोधित अनुमान देखोगे तो 9.5 और 75। ओके, ये चीज आपको यहां पे क्या करनी है? याद रखनी है। और यही दो घाटे क्या होते हैं? बार बार प्रश्न में पूछे जाते हैं। हालांकि बजट में घाटा 4 प्रकार का होता है। यहां पर मैंने प्रभावी राजस्व घाटा भी दे दिया है और आपको प्राथमिक घाटा भी। तो प्रभावी राजस्व घाटा यहां पर 2021-22 के लिए कितना है? 4.1%। और 2020-21 के लिए कितना है? रिवाइज एस्टीमेट 6.3%। और प्राथमिक घाटा क्या है? 5.9 और 3.1%। अब यहां पे ध्यान देना, घाटे का घटता क्रम पूछा जा सकता है। बजट के घाटे का घटता क्रम क्या है? अगर आपसे यह प्रश्न पूछ दिया गया तो सबसे बड़ा घाटा कौन है? राजकोषीय घाटा है। क्या है? राजकोषीय घाटा है। कितना है? 9.5%। फिर उसके बाद क्या है? राजस्व घाटा है। बात समझ रहे हो? क्या है? राजस्व घाटा। और उसके बाद क्या है आपका? प्रभावी राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा। और फिर आपका आता है प्राथमिक घाटा। कुछ बंधु बोल रहे हैं कि इसका जो है राजस्व घाटे के लिए आपके जो एफआरबीएम अधिनियम है उसमें बताया गया था कि राजस्व अतिरेक की स्थिति को लाना है। कौन सी स्थिति को लाना है? राजस्व अतिरेक की स्थिति को लाने की बात कही गई थी। किसमें? एफआरबीएम अधिनियम में। अर्थात राजस्व घाटा होना ही नहीं चाहिए। क्या होना चाहिए? सरप्लस होना चाहिए। यह एफआरबीएम अधिनियम में बताया गया है। हाँ, राम नरेश मीणा आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं कि एफआरबीएम अधिनियम में ध्यान देना। एफआरबीएम अधिनियम में कहा गया था, एफआरबीएम अधिनियम 2003 में कहा गया था कि राजस्व अतिरेक का सृजन करना चाहिए, यानी इसमें घाटा होना ही नहीं चाहिए। क्या कहा था? राजस्व अतिरेक का सृजन करना चाहिए, अर्थात इसमें घाटा होना ही नहीं चाहिए। ओके, अब यहां पे बात क्लियर हो गई कि राजस्व में नहीं, राजकोषीय घाटे में क्या है? राजकोषीय घाटे में सहनीय सीमा की बात है, यहां पे सहनीय सीमा की बात नहीं है। अब आओ यहां पे दूसरी बात यह जो है वो सवाल ये उठता है कि आपने देखा कि राजकोषीय घाटा क्या हो रहा है? राजकोषीय घाटा यहां पे आप देख रहे हो कि बढ़ रहा है। कितना? 6.8, 9.5। तो इस घाटे का वित्तीयन कैसे होगा?
यानी राजकोषीय घाटे के वित्तीयन के सोर्स कौन से हैं? राजकोषीय घाटे के वित्तीयन यानी फाइनेंसिंग, वित्तीयन का स्रोत क्या है? और इस स्रोत का पूछा जाता है घटता क्रम क्या है? बताओ इसका घटता क्रम क्या होगा? तो यहां पर ध्यान देना बंधु, राजकोषीय घाटे के जो है इसका घटता क्रम जो होगा वो सबसे पहले सरकार लेगी बाजार उधारी। क्या लेगी? बाजार उधारी। और बाजार उधारी में दो चीजें आती हैं, ध्यान देना। वह क्या होता है? वह सरकारी प्रतिभूतियां आती हैं, सरकारी प्रतिभूतियां आती हैं प्लस हुंडी आता है। तो सबसे ज्यादा बड़ा सोर्स क्या होगा? बाजार उधारी। उसके बाद क्या होता है? दूसरा सोर्स क्या होता है? दूसरा सोर्स होता है अल्प बचतों के बदले। क्या होता है? अल्प बचतों के बदले जो है प्रतिभूतियां। क्या है? अल्प बचतों के बदले प्रतिभूतियां। इसको नोट करते चलना, प्रश्न यहां से पूछा जाता है, अल्प बचतों के बदले प्रतिभूतियां। तीसरा जो इसका मद होगा वह जो है अन्य प्राप्तियां। क्या है? अन्य प्राप्तियां। तो पहले नंबर पे सबसे बड़ा सोर्स क्या है राजकोषीय घाटे का? बाजार उधारी। दूसरा क्या है? अल्प बचतों के बदले प्रतिभूतियां हैं। तीसरा क्या है? तीसरे नंबर पे मैंने लिखा अन्य प्राप्तियां। और उसके बाद क्या है? उसके बाद है भविष्य निधि, अल्प भविष्य निधि। चौथे नंबर पे क्या आएगा? चौथे नंबर पे आएगा आपका अल्प भविष्य निधि। तो इन स्रोतों से क्या करेगी? इसके अलावा आपका विदेशी उधार छोड़ा जा रहा है, यहां पे भारत की बात हो रही है। तो चौथे नंबर पे अल्प भविष्य निधि और पांचवें नंबर पे आपका क्या है? विदेशी ऋण है। तो सरकार का जो घाटा हो रहा है, हुंडी क्या होता है? अब दरअसल जो है यहाँ पे यह कोर कंसेप्ट जिन लोगों ने पढ़ा होगा बजट का, हुंडी का मतलब होता है एक तरह से वो चेक होता है। ध्यान देना, एक तरह से क्या होता है? वो चेक होता है। ध्यान देना इस पे। तो अभी हुंडी को क्या मानो? चेक मानो, सरकारी प्रतिभूति ही मानो। तो वो वित्तीय उपकरण होता है। तो सरकार की उधारी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? बाजार उधारी। दूसरे नंबर पे अल्प बचतों के बदले जो प्रतिभूतियां लेती है। तीसरा क्या है? अन्य प्राप्तियां। और चौथा क्या है? अल्प भविष्य निधि। और उसके बाद पांचवा आपका क्या है? विदेशी ऋण। यहां तक आपको बात बिल्कुल क्या होनी चाहिए? यहां तक आपको बात यहां पे क्लियर होनी चाहिए। अब यहां पे एक टेंशन बढ़ जाता है राजकोषीय घाटे में ही। राजकोषीय घाटे में यह है कि अगर आपसे पूछा जाए कि फिस्कल डेफिसिट वर्सेज एफआरबीएम अधिनियम, वर्सेज एफआरबीएम अधिनियम 2003। ध्यान देना, एफआरबीएम अधिनियम में क्या कहा गया? एफआरबीएम अधिनियम में कहा गया कि राजकोषीय घाटे का, ध्यान देना, राजकोषीय घाटे को 3% से ऊपर आप नहीं ले जा सकते हैं, यह कहा गया है। और यहां पे राजकोषीय घाटा क्या हो रहा है? इससे ऊपर जा रहा है। अब इससे कैसे निपटेंगे? तो इस बजट में यह कहा गया है, ध्यान देना, जब आपसे पूछा जाए राजकोषीय समेकन होता है, राजकोषीय समेकन जिसे फिस्कल कंसोलिडेशन कहते हैं। फिस्कल कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है? जो ये 3% का लक्ष्य है, इस लक्ष्य को प्राप्त करना। आपने एक समिति का नाम भी सुना होगा, एनके सिंह समिति। क्या है? एनके सिंह समिति। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एफआरबीएम समीक्षा समिति। क्या बोलते हैं? एफआरबीएम समीक्षा समिति। तो इस समिति ने यह कहा था कि 2023-24 तक आपको राजकोषीय घाटे को 3-3.5% पर ले आना है। यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे राजकोषीय घाटा ऊपर जा रहा है, अर्थात हम एफआरबीएम अधिनियम को उल्लंघन कर रहे हैं, उसका उल्लंघन कर रहे हैं। तो यहां पर क्या स्थिति है? ऐसे में सरकार क्या करने जा रही है? इस पर निर्मला सीतारमण जी ने 2 जवाब दिया। अब यह बात जो बता रहा हूं यह तुम्हारे लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। पहला जवाब उन्होंने क्या दिया? उन्होंने यह किया कि हम जो है एफआरबीएम अधिनियम को संशोधित करेंगे। क्या करेंगे? एफआरबीएम अधिनियम में संशोधन होगा। क्या होगा? एफआरबीएम अधिनियम में संशोधन होगा, ये नोट कर लेना। और इसी बजट के वित्त विधेयक के साथ होने जा रहा है। किसके साथ होने जा रहा है? इसी बजट के जो आपका वित्त विधेयक है, उसी वित्त विधेयक के साथ संशोधन होने जा रहा है आपके एफआरबीएम अधिनियम में।
हाँ हाँ बिल्कुल बताइए दीपक खारोल डीबी, क्या प्रश्न है आपका यहां पे बताइए। पहली चीज आप अपना प्रश्न पूछते रहिए, मैं अभी ध्यान नहीं दे पा रहा हूं आपके कमेंट पे, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं और खेद है उसके लिए कि मैं आपके बहुमूल्य कमेंट को नहीं देख पा रहा हूं। ओके चलो, तो यहां पर ध्यान देना, एफआरबीएम अधिनियम में क्या होगा, ये जो आपका वित्त विधेयक आज प्रस्तुत हुआ है, इसी वित्त विधेयक द्वारा क्या कर दिया जाएगा, संशोधन कर दिया जाएगा। ध्यान देना। दूसरी बात यह है कि जो एफआरबीएम अधिनियम 2003 है, दूसरा बात उन्होंने ये कहा कि आपकी एफआरबीएम एक्ट 2003 जो है इसकी धारा है, यानी इसमें सेक्शन होते हैं, अधिनियमों में क्या होते हैं, सेक्शन होते हैं। एफआरबीएम का फुल फॉर्म होता है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट, राजकोषीय उत्तरदायित्व प्रबंधन अधिनियम। ओके, अब आओ, इसमें दो प्रावधान दिए गए हैं, एफआरबीएम अधिनियम में दो प्रावधान दिए गए हैं। ध्यान देना कौन कौन सा है, एक आपका 4(5) है और एक 7(3) है। क्या है, एक इसकी धारा 4(5) है और एक धारा 7(3) है। यह क्या कहती है, यह लक्ष्य से विचलन की अनुमति देती है। क्या करती हैं, यह लक्ष्य से विचलन की अनुमति देती हैं। अर्थात यहां पर क्या कहा जाता है, यहां पर एफआरबीएम अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि जब देश के अंदर आर्थिक स्थिति क्या हो, खराब हो, यानी आर्थिक विपदा की स्थिति हो, उस समय आप क्या कर सकते हो, उस समय आप इस 3% के लक्ष्य से इधर उधर जा सकते हो, यानी इस लक्ष्य से आप भटक सकते हो। तो यहां पर एफआरबीएम वाले के लिए इन्होंने क्या कर दिया, एफआरबीएम वाले पे इन्होंने एक नया कमाल किया, कहा कि हम अब अधिनियम में ही क्या करेंगे, संशोधन करेंगे। वो संशोधन आ रहा है और उसकी धारा 4 और 5 को याद रखना, इसके तहत क्या हो सकता है, इसके लक्ष्य को थोड़ा बहुत तोड़ा जा सकता है या मरोड़ा जा सकता है। तो एक चीज यहां पे आपका एफआरबीएम यहां से लागू हो गया। दूसरी चीज ये है, इन्होंने विनिवेश कार्यक्रम यानी इस बजट में विनिवेश लक्ष्य की घोषणा की है। तो विनिवेश लक्ष्य कितना है, कौन बताएगा, बताओ, इस बजट में कितने का विनिवेश लक्ष्य घोषित किया। हाँ, तो अगर अच्छा आप लोगों को लग रहा है तो इस सत्र को लाइक और शेयर कीजिए, बताइए लोगों को कि बजट ऐसे पढ़ा जाता है। बात समझ रहे हो, ये नहीं कि बजट के स्पीच को ले आके बांच दिए कहानी की तरह, सत्यनारायण भगवान की कथा की तरह ले आके बांच दिए, वो तो सभी लोग जानते हैं। उसमें जो तकनीकी बात है उसको क्या करना है, समझने की बात है। ओके, अब यहां पे आओ, विनिवेश की बात की गई कि इसका वित्तीयन कैसे होगा। तो यहां पे कहा गया 1,75,000 करोड़, यानी 1.75 लाख करोड़ मैं लिख दूंगा तो बात तो वही होगी, 1.75 लाख करोड़ रुपए का क्या होगा, करोड़ का विनिवेश किया जाएगा। अब ध्यान दो, अब इसमें क्या कहा गया है, इसमें विनिवेश में यह कहा गया कि इस बार दो जो कंपनियां होंगी, दो सीपीएससी यानी सेंट्रल पब्लिक, बात समझ रहे हो, सीपीएससी सेंट्रल पब्लिक इंटरप्राइजेज सेक्टर इंटरप्राइजेज, इनका क्या किया जाएगा, विनिवेश किया जाएगा। और इनके विनिवेश के द्वारा हम क्या करेंगे, 1,75,000 करोड़ रुपया लेके आएंगे। अब देखिए यहीं पे एक चर्चा, उन्होंने दो कंपनियों का और नाम लिया है, वह भी याद रखना। एक नाम लिया है बीपीसीएल का, किसका नाम लिया है, बीपीसीएल का, और दूसरी कंपनी का नाम लिया है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। क्या है, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, नाम सुना होगा इसका। तो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, इसमें इन्होंने कहा कि इन दोनों कंपनियों का क्या हो जाएगा, इन दोनों कंपनियों का विनिवेश होगा कब तक, तो इनका विनिवेश होगा 2022 तक। अब जो लोग मेरी इकोनॉमिक समीक्षा सर्वे वाली सुबह वाली क्लास पढ़े होंगे, उनको यहां पर एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए। हमने कहा था कि सरकार की नई नीति आई है क्या, कि केवल सामरिक क्षेत्र में जो स्ट्रेटेजिक क्षेत्र हैं, उस स्ट्रेटेजिक क्षेत्र में 4 उद्योगों को छोड़कर, यानी 4 संस्थाओं को छोड़कर सभी का या तो प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा, या उसका डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया जाएगा, या फिर उसे किसी अन्य कंपनी के नियंत्रण में डाल दिया जाएगा। क्लियर। अब वो प्रक्रिया आपको यहां पर दिख रही है,
बात समझ रहे हो, वो प्रक्रिया आपको यहां पर दिख रही है। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि बजट समझने से पहले या बजट को पढ़ने से पहले आर्थिक समीक्षा जब आप पढ़ेंगे तो आपको क्या होगा, आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। तो यहां पे आपको यह क्या करना है, इस बात को यहां पर ध्यान में रखना है। क्लियर? तो यहां पे आपको यह बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि राजकोषीय घाटा क्या है, राजकोषीय घाटे का लक्ष्य इसमें कितना है, राजकोषीय घाटे का वित्तीयन कैसे होगा, और फिर आपके विनिवेश का लक्ष्य क्या है। यहां तक इतनी बात मुझे लग रहा है अब मैं आपको समझा पाया हूंगा। आगे अब आते हैं, तो आगे यहां से हम लोग देखते हैं कि रुपया कहां से आता है, अर्थात सरकार की आय का स्रोत क्या है, आय का स्रोत क्या है, सबसे ज्यादा सरकार को आय कहां से मिलने वाली है। तो अब देखोगे तो ये मिल जाएगा यहीं पे। पहली चीज यहां पे जो है कर्ज एवं अन्य देयताएं, यहां से 36% क्या है, कर्ज एवं अन्य देयताओं से कितना आ रहा है, 36% आ रहा है। फिर उसके बाद आप देखोगे तो यहां पे जीएसटी है, जीएसटी से इनका कितना आएगा, 15% आएगा। कारपोरेट टैक्स के से कितना लेंगे, 13%, आयकर से 14%, केंद्रीय उत्पाद शुल्क में 8% हिस्सा है, सीमा शुल्क में 3% और गैर कर राजस्व जो है यह 6% है। ध्यान देना। चलिए, कुछ लोग कह रहे हैं जूम कर दीजिए, लीजिए जूम कर दे रहा हूं, ध्यान दो। लेकिन जूम करने के बाद मामला और क्या हो जाएगा, और खटाई में पड़ जाएगा। ध्यान से देखो, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो क्या है, यहां पे आप अगर देखोगे तो यहां पे आपको स्पष्ट रूप से चीजें क्या होंगी, दिखेंगी। अब दिख रहा है सरकार की आय का स्रोत क्या है, सरकार की आय का स्रोत जो होता है यह सबसे बड़ा है, यानी उधार, इसी को उधार व अन्य देनदारियां कहा जाता है, उधार व अन्य देनदारियां कहा जाता है। तो यह सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है। और इसके बाद जो है क्या होता है, दूसरे नंबर पे आपकी जीएसटी आती है। इसके बाद क्या आएगा, जीएसटी आएगा। और जीएसटी से कितना पैसा ले रहे हैं, तो जीएसटी से पैसा ले रहे हैं 15%। कितना, 15%। और कर्ज और उधार से कितना है, 36%। ध्यान देना। उसके बाद तीसरे नंबर पे आपका आयकर है, आयकर कितना है, 14%। फिर आपका कारपोरेशन टैक्स यानी निगम कर, क्या है, निगम कर, यानी 13%। क्लियर? तो ये आय का स्रोत है। यहां पे आपसे प्रश्न क्या पूछा जाता है, यहां से प्रश्न ये पूछा जाता है कि सरकार की आय की सबसे बड़ी मदें कौन कौन सी होती हैं। और यहां पे कुछ टैक्स से प्रश्न पूछा जाता है, जैसे यहां पर दे देगा कि इन करों का घटता क्रम बताइए, जैसे घटता क्रम बताइए, करों को घटते क्रम में लगाइए, घटते क्रम में लगाइए। यहां से परीक्षा में प्रश्न आता है। अब आपके पास दे दिया, ये है आपका जीएसटी, दूसरा है आपका कारपोरेशन टैक्स यानी निगम कर, ये आपका क्या हो गया, जीएसटी, ये आपका क्या हो गया, आयकर यानी इनकम टैक्स, तीसरा क्या है आपका निगम कर, चौथा आपके पास क्या आ जाएगा, निगम कर के बाद अगर देखा जाए तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क, क्या है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क। पांचवें पर क्या आएगा, तो पांचवें पर अगर मैं आपको लेके चलूं तो यह आपका क्या हो गया, सीमा शुल्क। अब ये दे देता है ऐसे और आपसे पूछता है कि आप इसका घटता क्रम लगाइए। बात समझ रहे हो, क्या पूछता है, आप इसका घटता क्रम लगाइए। तो इसका क्रम क्या होगा, सबसे बड़ा इसमें कर राजस्व किससे आ रहा है, अभी हमने आपको क्या बताया, सबसे ज्यादा आपका आ रहा है जीएसटी से। किससे आ रहा है, जीएसटी से। जीएसटी से कितना आ रहा है, 15%। कितना आ रहा है, 15%। याद रखना, जीएसटी से 15, फिर उसके बाद आयकर से 14%, निगम कर से 13%। तो 15, 14, 13 याद कर लेना। इधर याद कर लो जीएसटी, आयकर, बात समझ रहे हो, और निगम कर, बात समझ रहे हो। तो जिया जो है क्या हो गया, जिया जो है क्या हो जाएगी, जिया जो है, जिया सुन रहे हो ना, टिंकू जिया गाना सुने होगे, तो जिया क्या करेगी, जिया नगर में चली जाएगी। आपकी जिया क्या हो जाएगी, बजट की जिया नगर में चली गई।
तो जी से क्या होगा जीएसटी, फिर आ से क्या होगा जी आ से आयकर, नगर से क्या निगम कर, ध्यान देना। तो ये चीज हो गया। केंद्रीय उत्पाद शुल्क की बात की जाए तो इससे कितना आ रहा है, इससे हो रहा है आपका 8%। कितना हो रहा है, 8% हो रहा है। और जब यहां पे सीमा शुल्क की बात की जाएगी तो 4%। अब यहां पे ध्यान में आ रहा है, कैसे याद होगा, सरकार की कर की सबसे बड़ी मद जिया नगर चली जाएगी, तो जी से क्या हुआ जीएसटी, आ से क्या होगा आयकर, नगर मतलब निगम कर, ध्यान देना। तो अब यह याद रखना कि ये तीनों क्या है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सरकार की आय की सबसे बड़ी मद कौन है, अगर पूछा जाए कि आय की सबसे बड़ी मद कौन है, तब क्या जवाब होगा, आय की सबसे बड़ी मद क्या है, आय की सबसे बड़ी मद, तो ध्यान देना आय की सबसे बड़ी मद, चूंकि इस समय एन कोविड-19 चल रहा है और एन कोविड-19 में स्थिति क्या है, दयनीय है, इसलिए हमको उधार ज्यादा लेना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, उधार व अन्य देनदारियां, उधार व अन्य देनदारियां। तो बताओ किसको याद नहीं हुआ, सभी को याद हो गया। भारत सरकार की आय मदों का घटता क्रम, सबसे ऊपर क्या होगा, उधार। तो उधार मतलब ऊ से ऊपर, तो सबसे ऊपर कौन होगा, उधार है ना, ये उधार में लिखा, तो ऊ से ऊपर होगा और ऊ से उधार यानी सबसे ऊपर। तो सबसे ज्यादा मद क्या होगा, सबसे ज्यादा आपकी उधार एवं अन्य देनदारियां। फिर क्या होगा, जीएसटी होगा, जी आ, तो जीएसटी हो गया, आयकर हो गया, निगम कर हो गया, केंद्रीय उत्पाद शुल्क हो गया और सीमा शुल्क हो गया। क्लियर हुआ कि अभी भी दिक्कत है, सबसे ऊपर उधार है और सीमा सबसे क्या है, नीचे है। बात समझ रहे हो, सीमा को सबसे नीचे ले जाना। सीमा जो है भारत की निचली सीमा कहां जाती है, कन्याकुमारी, याद है। और फिर ये क्या हो गया, जीएसटी, आयकर, निगम कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क। यहां पे आपको यह बिल्कुल रट जाना चाहिए, कैसे, जैसे आप गाने रट लेते हैं, तो इसको आप रट लेंगे। अब यहां पे आपका क्या हो जाना चाहिए, अब यहां पे आपका हो जाना चाहिए आय की मदें क्लियर हो जानी चाहिए। अब यहां पर एक प्रश्न और पूछा जाता है, और वह प्रश्न क्या पूछा जाता है कि भारत का टैक्स जीडीपी रेशियो कितना है। ध्यान देना, पूछा क्या जाता है कि भारत का टैक्स जीडीपी रेशियो क्या है। जब आपसे यह प्रश्न पूछा जाए तो इस बार बताइएगा कि भारत का टैक्स जीडीपी रेशियो 9.9 है, यानी भारत का कर 99 के चक्कर में पड़ गया है। किस में पड़ गया है, 99 का चक्कर। तो टैक्स को क्या लग गया, टैक्स को 99 का चक्कर लग गया है, 9.9 है। तो टैक्स जीडीपी रेशियो आपका क्या है, 9.9 है। इस बात को आपको क्या करना है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। क्या हो गया, 9.9 क्या है आपका टैक्स जीडीपी रेशियो है। ओके, अब इसमें आप देखोगे 99 याद रखो, वैसे बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। 99 याद रखोगे, सब चीजें याद होंगी। ओके, अब ये 9.9 आपको क्या हो गया, याद हो गया, क्या है, टैक्स जीडीपी रेशियो है। अगर इसमें पूछा जाए कि प्रत्यक्ष कर कितना है, तो प्रत्यक्ष कर इसमें जो है आपके अप्रत्यक्ष कर की तुलना में अधिक होगा, क्योंकि आपने जीएसटी देखा और निगम कर और आयकर दोनों क्या है, निगम कर और आयकर दोनों प्रत्यक्ष कर है। तो इसलिए इसमें प्रत्यक्ष कर क्या होगा, अधिक होगा, और अप्रत्यक्ष कर क्या होगा, कम होगा। तो यहां पर आपको यह पूरी बातें क्लियर हो जानी चाहिए। आगे आइए, अब रुपया जाता कहां है, प्रश्न ये आ गया, यानी सरकार की व्यय की मदें क्या है। तो ध्यान से देखो, व्यय की सबसे बड़ी मद क्या होगी, तो व्यय की सबसे बड़ी मद होगी भाई साहब, आय की सबसे बड़ी मद क्या थी, तुरंत हमें बताओ, आय की सबसे बड़ी मद क्या थी, यहां पे आपको बताना है। आय की सबसे बड़ी मद क्या थी, उधार। तो उधार पर आपको क्या देना है, उधार पर आपको ब्याज देना है। क्या देना है, ब्याज। तो व्यय की सबसे बड़ी मद होगी ब्याज भुगतान। ध्यान देना, क्या, ब्याज भुगतान। अब यहां पर यह याद रखिएगा, पिछले साल के बजट में वित्त आयोग का हस्तांतरण था। क्या था, वित्त आयोग का हस्तांतरण था, लेकिन इस बार ब्याज भुगतान 20 पॉइंट पे है और कर और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा केवल क्या है, 16% है। तो यह याद रखिएगा कि ब्याज भुगतान पुनः क्या हो गया है, सबसे ऊपर चला गया है। उसके बाद क्या है,
कर व राजस्व में, यानी कर व शुल्कों में राज्यों का हिस्सा, कर व शुल्कों में राज्यों का हिस्सा ये कौन देता है, किसके अनुसार? तो कर एवं शुल्कों में राज्यों का हिस्सा ये पहले नंबर पे है और ये दूसरे नंबर पे है। तो सरकार ने सबसे ज्यादा उधार लिया तो सबसे ज्यादा क्या करेगी, ब्याज देगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरे नंबर पे क्या हो जाएंगे, राज्य आ जाएंगे, कहेंगे हमको भी पैसा दो। तो दूसरे नंबर पे जो सरकार का टैक्स और शुल्क होता है उसमें राज्यों का हिस्सा है। ओके, उसके बाद आप देखोगे तो फिर आपको क्या दिखेगा, तीसरे नंबर पे आपका आ जाएगी केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं। क्या है, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं, जो सेंट्रल सेक्टर की क्या है, योजनाएं हैं। और फिर केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के बाद जो है वित्त आयोग का अन्य अंतरण और अन्य व्यय जो है दोनों आ जाएंगे। क्लियर? तो यहां पे आपका काम किससे चल जाएगा, यहां पे आपका काम चल जाएगा ब्याज भुगतान से। यह व्यय की सबसे बड़ी मद है। और दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताया, दूसरी चीज जो है कर व शुल्कों में राज्यों का हिस्सा। भाई साहब यहीं पर 1 मिनट और नोट कर लीजिएगा, एक बात और आप नोट कर लेंगे, मैं क्या बताने जा रहा हूं। इस बजट के साथ एक दस्तावेज और आया है और वह दस्तावेज क्या है, 15वें वित्त आयोग की फाइनल रिपोर्ट आ गई है। 15वें वित्त आयोग की फाइनल रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है। उस पर चर्चा मैं आपसे अगली क्लास में किसी क्लास में करूंगा 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट पे। लेकिन यह याद रखना कि 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट आ चुकी है। ओके, चलो अब यहां पे सवाल कहां से पूछा जाता है, ये तो व्यय की मदें हो गई, लेकिन सवाल क्या पूछा जाता है ध्यान देना। मैं कुछ प्रमुख मदों की चर्चा करूंगा, प्रमुख मद की चर्चा करूंगा। और यह क्या है, यह आपका व्यय है। तो व्यय की प्रमुख मदों पर मैं चर्चा करूंगा, ध्यान देना। और आपको बताना है कि किसमें जो है सबसे ज्यादा किस पे है। तो सबसे ज्यादा इन मदों में ध्यान देना। तो ये क्या हो गया, आपका ब्याज हो गया, रक्षा हो गया, सब्सिडी हो गई, और ये आपका क्या हो गया, पेंशन हो गया। बार बार यहां से क्या होता है, प्रश्न पूछा जाता है, या ध्यान रखिएगा। तो अभी किसी सज्जन ने आप में से प्रश्न पूछा है कि रक्षा पर कितना है। तो रक्षा पर है भैया 3,47,088 करोड़। ये कितना है, यह आपका रक्षा व्यय है। नोट कर लेना जिसको करना होगा, ये आपका रक्षा व्यय है। ठीक, ब्याज वाले में मैंने आपको बताया ही कि क्या है, 8,97,001। बात समझ रहे हो, 8,09,701। ध्यान दीजिएगा। तो सबसे ज्यादा किसमें है, ब्याज पे है। ब्याज के बाद क्या है, आपका रक्षा क्षेत्र है। रक्षा क्षेत्र के बाद सब्सिडी। अब ध्यान देना, सब्सिडी में पूछा जाता है सब्सिडी की बड़ी मद, कभी कभी इसका क्रोनोलॉजी पूछा जाता है। तो सब्सिडी में कौन सी बड़ी मद आएगी, ध्यान देना। सबसे ऊपर आएगी आपकी खाद्य सब्सिडी। क्या आएगी, खाद्य सब्सिडी सबसे ऊपर है। खाद्य के बाद आपकी कौन सी आएगी, उर्वरक सब्सिडी। क्या आएगी, उर्वरक सब्सिडी। और फिर आपकी क्या आएगी, पेट्रोलियम सब्सिडी। क्या है, पेट्रोलियम सब्सिडी है। तो ध्यान देना, अगर आपसे पूछे कि इसमें से सबसे बड़ी सब्सिडी कौन है, आपका उत्तर होगा सबसे बड़ी सब्सिडी खाद्य सब्सिडी है। उसके बाद क्या है, उर्वरक सब्सिडी है। फिर क्या है, आपकी पेट्रोलियम सब्सिडी है। और सबसे नीचे क्या है, पेंशन है। तो ये चीज आपको क्या करना है, यहां पर इन बातों को ध्यान में रखना है। तो ये आपका व्यय होगा। और व्यय में याद रखिएगा, सबसे बड़ी अगर सब्सिडी पूछी जाए तो खाद्य सब्सिडी जो है यह सबसे बड़ी सब्सिडी है। क्या है, सबसे बड़ी सब्सिडी है। हाँ, यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे बात क्लियर हो रही है, समझ पा रहे हैं। उसके बाद एक प्रश्न और पूछा जाता है, व्यय की प्रवृत्तियां। बात समझ रहे हो, क्या पूछा जाता है, व्यय के प्रमुख मदों की, व्यय के प्रमुख मदों की प्रवृत्तियां पूछी जाती हैं। क्या पूछा जाता है, प्रवृत्तियां पूछी जाती हैं। और उसमें आपको कुछ क्षेत्र दे दिया जाता है। जैसे मैं यहां पे क्षेत्र लिख रहा हूं, परिवहन। क्या लिखा, परिवहन। दूसरा लिख दिया ग्रामीण विकास। क्या लिख दिया, ग्रामीण विकास यानी रूरल डेवलपमेंट। फिर क्या लिख दिया, कृषि व संबंधित क्षेत्र। क्या है, कृषि व संबंधित क्षेत्र।
क्या हो गया आपका? कृषि व संबंधित क्षेत्र हो गया। इसके बाद आप आएंगे तो चौथे नंबर पे मैंने क्या लिख दिया? शिक्षा। क्या लिख दिया? शिक्षा। पांचवें पर आपका क्या लिख दिया? स्वास्थ्य। क्या लिख दिया? स्वास्थ्य। छठवें पर यहां पे एक क्षेत्र और ले लेते हैं, शहरी विकास। शहरी विकास, ध्यान देना। और फिर उसके बाद ले लेते हैं सामाजिक कल्याण। सातवें पर क्या ले लेते हैं? सामाजिक कल्याण। जिन लोगों ने पेपर दिया होगा पीसीएस वगैरह का, वो मेरी बात को यहां पे समझ पा रहे होंगे। बात समझ रहे हो? वह मेरी बात को यहां पे समझ पा रहे होंगे कि ये प्रश्न क्या है। प्रश्न में पूछा जाता है कि व्यय की निम्नलिखित मदों में से बजट में सबसे ज्यादा किस पर खर्च किया गया था। तो यहां पे आपको ध्यान देना है, सबसे बड़ी मद, ऊपर से नीचे आओगे तो यह व्यय का क्या है? यह व्यय का घटता क्रम है। क्या है? यह व्यय का घटता क्रम है। बात समझ रहे हो? तो सबसे ज्यादा इसमें कौन सा दिया गया है? सबसे ज्यादा इसमें परिवहन पे खर्च हुआ है, ग्रामीण विकास पर, कृषि संबंधित क्षेत्र पर। यह व्यय की प्रमुख मदों की क्या है? यह व्यय की प्रमुख मदों की प्रवृत्तियां हैं। यहां पर किसी को कोई दिक्कत? सबको बात समझ में आ रही है? क्या किया गया यहां पे, कैसे किया गया? क्लियर समझ लिए कि कहीं पे कोई आपत्ति है किसी को? इनको सीक्वेंस से कैसे याद रखें? प्रयास करोगे तो याद हो जाएगा, नहीं प्रयास करोगे तो नहीं याद होगा। परिवहन है, परिवहन के बाद ग्रामीण विकास है। तो देखो आपने क्या किया, परिवहन से तो आप रहते कहां पे हैं? कहीं शहर में, आपको गांव जाना होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? परिवहन, बस से गए तो कहां पहुंचे? गांव में पहुंचे। तो बस का मतलब परिवहन, गांव में पहुंचे। ग्रामीण विकास, गांव में क्या होती है? खेती बाड़ी। तो फिर क्या हो गया? खेती बाड़ी हुई। जब खेती बाड़ी गांव में करने लगे तो वहीं तुम्हारा मन लग गया, शादी हो गई, बाल बच्चे हो गए। अब बाल बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था वहीं पे की गई। बात समझ रहे हो? तो शिक्षा हो गया। जब शिक्षा की बात हुई तो फिर वहां पे क्या हो गया? स्वास्थ्य हो गया। तो अब यहां पे क्या हुआ? आप रहते थे, आप कोई बाइक लिए या परिवहन का साधन लिए, आप पहुंचे कहां? गांव। गांव में गए तो खेती बाड़ी किए, वहीं पे मन जम गया, शादी विवाह हुआ, आपके बाल बच्चे हुए। अब बाल बच्चों को आपने क्या किया? शिक्षा दीक्षा देने लगे। जब शिक्षा दीक्षा देने लगे तो फिर उनके स्वास्थ्य की समस्या आई। तो स्वास्थ्य की समस्या के समाधान के लिए आप शहर की तरफ क्या हो गए? पुनः भगे। तो शहरी विकास, और शहरी विकास के बाद आपका सामाजिक कल्याण। तो परिवहन हो गया, परिवहन से कहां गए? गांव। गांव में क्या किए? खेती बाड़ी किए। फिर क्या हुआ? बच्चे हुए। तो बच्चे होने के बाद क्या हुआ? उनकी शिक्षा की व्यवस्था, शिक्षा हुआ। फिर स्वास्थ्य का संकट आया, स्वास्थ्य के लिए कहां गए? शहर। और शहर में क्या हो गया? सामाजिक अवसंरचना। अब इससे क्या हो जाएगा? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब यहां पे जो है आपकी यह क्या हो गई? यह व्यय की प्रमुख मदों की आपकी प्रवृत्ति भी यहां पे क्लियर हो गई। अब यहां से मैं आपको आगे ले चलूं तो आगे यहां पर जो मैंने आपको बताया, ये चीज आपको यहां पर क्या करनी है? ध्यान रखनी है। और वही चीज है, देखो सबसे ज्यादा सरकार क्या करती है? ब्याज देती है। ये चीज यहां पर क्या है? दिया गया है। फिर इसके बाद आप देखते हो कि वी आकार का शेप जो दिखाया जा रहा है, यानी हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो क्या है? यहां से देखो कि हम वी आकार का क्या कर रहे हैं? शेप लगा रहे हैं। और हमारी जीडीपी का ग्रोथ रेट क्या होने जा रहा है? इस बार जो है आपका 2021-22 के बजट में यहां पे ऊपर होने जा रहा है। बात समझ रहे हो? तो ये चीज क्या होगा? वी शेप का आकार है। और यहां के बाद आप देखोगे तो कुछ योजनाएं हैं, उन योजनाओं पर क्या है? चर्चा की बातें हैं कि किस योजना में कितना पैसा दिया गया। ओके, तो ये चीज जो थी, ये चीज आपके वो फैक्ट्स थे जो आपसे क्या होते हैं? परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब यहां से हम लोग कहां पर थे? ध्यान देना। तो यहां से हम लोग थे बजट वाले स्पीच पे, और बजट वाले स्पीच पे आप यहां पे आते हैं। मैंने आपको क्या कहा था? यहां पर मैंने आपको बताया था कि बजट स्पीच की चर्चा हम बाद में करेंगे। 6 पिलर कौन कौन से थे? 6 पिलर था आपका हेल्थ एंड वेलफेयर। दूसरा उसमें पिलर कौन सा था? हेल्थ एंड वेलफेयर के बाद क्या था? वित्तीय परिसंपत्तियां थी। वित्तीय परिसंपत्तियां भौतिक परिसंपत्तियां थी। फिर सामाजिक जो है आपकी क्या थी? आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास था। फिर मानव पूंजी था। फिर नवाचार था। और नवाचार के बाद पुनः आपका क्या आता है? नवाचार के बाद आता है आपका मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। तो जितने डाटा आपके पूछे जा सकते हैं
वह डाटा आपके यहीं से पूछे जाएंगे। और जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं, अगर इतनी बातों को आप याद रखते हैं तो बजट में अधिकतर सवाल आपके क्या होंगे, यहां से आएंगे। अब इसके बाद ध्यान देना कि स्वास्थ्य और कल्याण क्या है, ये पहला पिलर है। और यहां पर एक बात नोट कर लेना कि सरकार ने क्या की है कि इसके लिए वित्तीय आवंटन में, ध्यान देना क्या कह रहा हूं, वित्तीय आवंटन में, यानी जो वित्तीय आवंटन किया गया है उसमें लगभग 135% की वृद्धि हुई है। क्या हुआ है, लगभग 135% की वृद्धि हुई है। यानी कोरोना ने क्या किया है, कोरोना ने हेल्थ सेक्टर को क्या कर दिया है, सेंट्रल में ले आके रख दिया है कि आप हेल्थ को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, आपको स्वास्थ्य पे काम करना ही पड़ेगा। और उसके लिए सबसे पहले यहां पर क्या किया गया, तो यहां पर ध्यान दिया गया कि स्वास्थ्य में हम क्या करेंगे, 3 चीजों पर, यानी जो है 3 आयामी प्रक्रिया होगी। निवारक, तो निवारक का मतलब क्या, बचाव करना, बात समझ रहे हो, मतलब कोरोना से बचाव ही क्या था, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क को पहनना। तो पहली चीज क्या होगी, तो सरकार पहले इस पे प्रयास करेगी कि हम क्या करें, रोग को फैलने ही न दें, यानी रोग हो ही नहीं। तो इसमें सरकार की नीति का पहला प्रमुख चीज क्या है, अगर इसको दिखाया जाए तो ऐसे दिखा सकते हो। पहला यहां पे क्या है, निवारक उपाय है, यानी बचाव। फिर क्या होगा, अगर नहीं बच पाए तब आपका क्या होगा, उपचारात्मक उपाय होगा, यानी यहां पे क्या है, उपचारात्मक दूसरे नंबर पे है। और फिर इसके बाद क्या है, आपका सुधारात्मक उपाय है। तो ये 3 चीजें जो हैं, 3 पिलर हैं भारत की हेल्थ पॉलिसी के। उपचार सका जो है आपका क्या है, फिर जो है आपका पहले निवारक है, उपचारात्मक है, सुधारात्मक है, और फिर आपका वेलफेयर है। क्लियर। अब देखिए यहां पर एक नई योजना की शुरुआत हो रही है बजट में। यह योजना आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रही है भाई साहब। और योजना क्या है, यह योजना है पीएम आत्मनिर्भर, क्या है, पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। कौन सी योजना आ रही है, पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। और इसकी लागत कितनी है, तो 6 लाख, यानी जो है 64,180 करोड़ रुपए। कितना है, 64,180 करोड़ रुपए। कितने वर्षों के लिए है, ध्यान देना, तो यह 6 वर्षों के लिए है। कितने वर्षों के लिए है, यह 6 वर्षों के लिए होगी। इस पे आपको क्या करना है, ध्यान देना है। अब यहां पे आपको यह भी ध्यान देना है कि आप जानते हैं कि जो आपके हेल्थ सेक्टर होते हैं, बात समझ रहे हो, वो हेल्थ सेक्टर क्या होते हैं, 3 प्रकार की बीमारियां होती हैं। एक प्राइमरी हेल्थ सेक्टर होता है, सेकेंडरी होता है, और टर्शियरी होता है। सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसमें हम किस क्षेत्र पे जाएंगे, बात समझ रहे हो, यानी इसके अंतर्गत कौन सा क्षेत्र कवर किया जाएगा। पूछा जा सकता है ना, कौन सा क्षेत्र इसके अंतर्गत कवर किया जाएगा। तो ध्यान देना यहां पे, इसके अंतर्गत जो आपका क्षेत्र कवर होगा वो प्राइमरी भी होगा, वह द्वितीयक भी होगा, और तृतीयक भी होगा। तो यहां पे मैं आपको समझा देता हूं। पहली चीज क्या किया गया, स्वास्थ्य में जो है मैंने कहा, यहां पे एक बात ध्यान देना, 137% है, इसको 137% कर लेना। मैं शायद बोला 137 था, 137% की क्या हुई है, आवंटन में वृद्धि हुई है। और यहां पे मैं आपको बता रहा हूं, प्रधानमंत्री स्वस्थ भारत योजना क्या लाया गया है, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत। प्रधानमंत्री, हर योजना प्रधानमंत्री के नाम से आती है। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, स्वस्थ भारत योजना। मैंने आपसे पूछा यह योजना जो है किस दर्शन पे आधारित है, तो ध्यान देना, पहले क्या होगा, पहले होगा निवारक उपाय, दूसरे पे क्या होगा, उपचारात्मक उपाय, तीसरे पर क्या होगा, सुधारात्मक उपाय। और जब ये तीनों हो जाएगा तब फिर आपका क्या हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। पहली चीज, लागत आपको क्या बताई गई, इस योजना की लागत कितनी है, बताइए कितनी लागत है, 64,180 करोड़, 180 करोड़। समय क्या है इसका,
समय बताएंगे, समय है भाई साहब इसका 6 वर्ष। इसका क्षेत्र क्या होगा, यानी व्याप्ति इसकी क्या है, किन किन बीमारियों को ये देखेगा। तो याद रखिएगा, इसमें जो आपकी प्राथमिक उपचार होता है, जो आपका द्वितीयक उपचार होता है, या जो आपका तृतीयक उपचार होता है। अब ध्यान देना, यहीं पे आपको याद होगा प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा गारंटी बीमा योजना, जो आयुष्मान भारत योजना है, उसमें बीमा होता है ना। तो आयुष्मान भारत बीमा योजना में जो आपका क्या होता है, हिंदी को समझा के बताइए सर, क्या बताना है बताओ। हाँ, क्या पूछ रहे हो मुझे ये बताओ, क्या हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है? मैं तो हिंदी में पढ़ा ही रहा हूं यार, वो भी देशज हिंदी में पढ़ा रहा हूं। अब क्या चाहिए, ऐसे भोजपुरी में पढ़ना चाहते हो कि मरवाड़ी में? दोनों पढ़ाया जाएगा, मुझे मरवाड़ी भी आ गई है। बोलो। तो यहां पर ध्यान देना, क्या मैंने आपको कहा, मैंने यहां पर कहा कि इसकी व्याप्ति है क्या, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ये तीनों क्षेत्र आएंगे। क्लियर। फिर इसके बाद क्या होता है बंधु, फिर इसके बाद यहां पर ध्यान देना कि इसमें होगा क्या। तो ध्यान देना, यहां पर कहा गया है कि स्वास्थ्य आरोग्य केंद्र खोला जाएगा। क्या खोला जाएगा? स्वास्थ्य आरोग्य केंद्र। ये पहले से ही था, लेकिन यहां पर स्वास्थ्य आरोग्य केंद्र जो होगा, यह शहरों में भी होगा और गांवों में भी होगा, यानी इनका विस्तार किया जाएगा, जिसको बोला जाता है हेल्थ वेलनेस सेंटर। बात समझ रहे हो? हेल्थ वेलनेस सेंटर की क्या होगी, स्थापना होगी। अब इस बजट में क्या किया गया है कि इसके तहत, इस योजना के तहत 8 पहल की घोषणा की गई है, यानी इसमें 8 पहलें शामिल हैं। क्या हैं? इसमें 8 पहलें शामिल हैं, यह भी आपको ध्यान देना है। जो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना है, इसमें कुल 8 पहलों की क्या हुई है, शुरुआत हुई है। ओके, अब देखो, मैंने आपको पूरी चीजें यहां पर बताने का प्रयास किया, ये कैसे काम करेगा, समयावधि क्या है, इसकी वित्तीय लागत क्या है, इसमें बीमारी यानी जो है आपका प्राइमरी हेल्थ केयर भी है, सेकेंडरी भी है और आपका टर्शियरी भी है। अरे भैया, वो बीमा योजना नहीं है, ये 5 लाख वाली नहीं है, इसीलिए मैं बता रहा हूं। अच्छा, ओके, ये 5 लाख वाली बीमा वाली नहीं है। हाँ, इंग्लिश में भी बता देंगे, बिल्कुल बिल्कुल, ये 5 लाख वाली बीमा नहीं है, ध्यान देना राम नरेश मीना जी। ओके, अब यहां पर आपको मैंने क्या कहा कि इसमें है आपकी 8 पहलें। ठीक, अब इसमें अगर आप पूछेंगे तो यह याद रखिएगा कि यह नेशनल हेल्थ मिशन से क्या है, यह नेशनल हेल्थ मिशन से अलग है। ध्यान देना, ये जो आपका नेशनल हेल्थ मिशन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, बात समझ रहे हो? तो मैंने आपको क्या बताया, यह योजना जो होगी, यह योजना आपके NHM यानी नेशनल हेल्थ मिशन से क्या है, अलग है। क्या है? नेशनल हेल्थ मिशन से अलग है। और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना जो बीमा गारंटी योजना होती है, उसमें केवल जो है उसमें प्राइमरी इलाज नहीं होता है, उसमें क्या होता है, उसमें सेकेंडरी और थर्ड टर्शियरी का इलाज होता है। इसमें आपका क्या हो रहा है, तीनों हो रहा है। क्लियर। अब यहां पर बात बताओ, दूसरी चीज आपको याद है, दूसरी चीज आपको याद होनी चाहिए, मिशन पोषण। क्या है? मिशन पोषण। अब मिशन पोषण योजना जो है, इसका दूसरा वर्जन आपके मार्केट में आ गया है, मिशन पोषण 2.0, यानी अब एक नया कार्यक्रम यहां पे आ रहा है 2.0। और यह कहां पे लागू होगा, तो यह भारत के 112 जो आकांक्षी जिले हैं, क्या है, आकांक्षी जिले हैं, वहां पर इसे लागू किया जाएगा। तो मिशन पोषण इससे पहले भी चल रहा था, आपको पता है सितंबर में पोषण माह वगैरह की क्या होती है, चर्चा होती है। तो जो पोषण अभियान चल रहा है, पोषण अभियान 2.0 इस बजट में लॉन्च किया गया है। इसको याद रखिएगा, किसके लिए लॉन्च किया गया है, तो 112 आकांक्षी जिलों के लिए लॉन्च किया गया है। बात समझ रहे हो, किसके लिए लॉन्च हुआ है, ध्यान देना।
तो ये चीज यहां पर मैंने क्या कहा, जो राष्ट्रीय पोषण मिशन है यह जो है आपका क्या होगा, ये कब स्टार्ट हुआ था, 2018 में इसे शुरू किया गया था। इसमें क्या होता है, बच्चों में, गर्भवती महिलाओं में और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण संबंधी परिणामों में सुधार का कार्यक्रम है। और इसीलिए सरकार ने क्या किया है, इसीलिए सरकार यहां पर पोषण अभियान 2.0 चालू की है, पोषण अभियान 2.0 चालू की है। क्लियर? सर एक बार बजट की सटीक परिभाषा बता सकते हो? दीपक पारीक, भैया सुन लो, नहीं तो कहोगे कि सर कुछ बताते नहीं हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 112 में बजट के लिए शब्द का प्रयोग किया गया वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या शब्द प्रयोग किया गया? वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक का मतलब क्या है? एक वर्ष। ध्यान देना, एक वर्ष। वित्त का मतलब क्या होता है? आय व व्यय। वित्त का मतलब क्या होता है? आय व व्यय की शक्ति। और विवरण का मतलब क्या होता है? लेखा जोखा। अब जो परिभाषा बता रहा हूं इसे संविधान भी गलत नहीं काटेगा, और की बात छोड़ दो। तो इसके आधार पर अगर निकालोगे तो क्या होता है, बजट जो होता है, बजट आगामी वित्तीय वर्ष के, आगामी वित्तीय वर्ष के आय व व्यय का, आय व व्यय का लेखा जोखा होता है। क्या होता है? आय व व्यय का लेखा जोखा होता है। आगामी वित्तीय वर्ष का मतलब क्या हो गया? आगामी वित्तीय वर्ष यानी अभी जो वित्तीय वर्ष जिसके लिए बजट आया है वो वित्तीय वर्ष कब से प्रारंभ होगा? वह वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होगा। बात समझ रहे हो ना? वो वित्तीय वर्ष कब से प्रारंभ होगा? 1 अप्रैल से प्रारंभ होगा। बजट कब आ गया? 1 फरवरी को। तो 1 फरवरी को बजट आ जाने की वजह से इसके लिए कहा जाता है आगामी वित्तीय वर्ष के आय व्यय का लेखा जोखा है। यहां पर मेरी बात समझ में आ रही है आपको? मैं समझा पा रहा हूं। और किसके अनुसार मैंने समझाया? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार। भारतीय संविधान में कहीं पर भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। उसके लिए क्या किया गया है? एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट। फिनांस का मतलब क्या होता है? वित्त का मतलब क्या होता है? वित्त का मतलब होता है आय और व्यय की शक्ति। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सर जो है ये क्लास कब समाप्त होगी? जब आप आदेश करेंगे तब क्लास क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। बात समझ रहे हैं? आप जब तक चाहेंगे तब तक क्लास चलेगी, जब तक कहेंगे तब क्लास क्या करूंगा? समाप्त करूंगा। क्योंकि अभी इसमें मुझे 2 सत्र और लेने पड़ेंगे, तब मैं बजट अपने हिसाब से आपको समझा पाऊंगा। ओके, चलिए। तो यह बात आपको क्या हो गई? क्लियर हो गई? आइए अब यहां से आप देखेंगे तो यहां पे जो है जल आपूर्ति का सर्वव्यापी कवरेज की बात की गई है। अभी आपने क्या सुना होगा? जल जीवन मिशन सुना होगा, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन। और जल जीवन मिशन के लिए एक नया मंत्रालय बनाया गया था। कौन सा मंत्रालय है? तो आपको पता होगा, जल शक्ति मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय है भैया? जल शक्ति मंत्रालय। तो ध्यान देना, अब एक नया मिशन जो है वो क्या है? वह है आपका जल जीवन मिशन। और इसके ब्रैकेट में क्या कर देना? शहरी यानी अर्बन। बात समझ रहे हो? क्या है? यह आपका अर्बन जो है जल जीवन मिशन शहरी लॉन्च किया जाएगा। तो अच्छा लग रहा है तो मैं भी आपसे कह तो रहा हूं कि एक बार क्या करो, लाइक शेयर करो। जो चीज अच्छी लगे उसे क्या करना चाहिए? उसे फैलाना चाहिए। तो इसका क्या करो? प्रसार करो खूब, ताकि जितने लोग आएंगे मैं और अधिक मन से पढ़ाऊंगा। जितने अधिक बच्चे रहते हैं, व्यूअर्स जितने बढ़ते हैं, उतना ज्यादा क्या होती है? एनर्जी आती है। बात समझ रहे हैं? तो आपका कमेंट जितना तेजी से स्क्रीन पर यहां भगता है ना, उतनी ज्यादा अंदर से क्या होती है? ऊर्जा आती है। तो ऊर्जा के सोर्स क्या है? आप हैं। ओके, आप जितना ज्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन करोगे उतना ज्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन क्या होगा? इधर से होगा। कहा जाता है कि सारी धरा जो साथ दे तो और बात है, सारी धरा जो साथ दे तो और बात है, तू जो मेरा साथ दे तो और बात है, चलने को तो एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, जो दूसरा भी साथ दे तो और बात है। यदि आप साथ देंगे तो फिर क्या होगा? मजा आ जाएगा। बात समझ रहे हो? तो साथ दीजिए और फिर यहां से क्या करिए? देखिए। ओके, तो यहां पर मैंने क्या कहा कि एक नया मिशन लेके आ जा रही है, उसी के अंतर्गत है। ध्यान देना, उसी के अंतर्गत है। और अब इसका उद्देश्य क्या है?
जो आ रहा है इसका उद्देश्य क्या है? 4378 स्थानीय निकायों में, बात समझ रहे हो, 4378 शहरी स्थानीय निकायों में क्या करना है, जो है 2.86 करोड़ घरेलू नल कनेक्शन के द्वारा सर्वसुलभ जल उपलब्ध कराना है। यानी पाइपलाइन के द्वारा हमको क्या करना है, जल उपलब्ध कराना है। कुछ लोग पूछ रहे हैं यहाँ पे कि सर आपकी क्लास कहाँ पे होती है? तो जितने लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं, उत्कर्ष IAS नाम का एक चैनल है, बात समझ रहे हो, निर्विवाद चैनल है, उसकी प्रतिष्ठा जो है उस पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। उस चैनल पे मेरी यह क्लास चल रही है। उसके बगल में आपका क्या होगा, सब्सक्रिप्शन का एक बटन बना होगा, उसे बटन दबा दीजिए, बगल में एक घंटा होगा, घंटा बजा दीजिए कि मैं जब आप पे यहाँ पे कोई प्रोग्राम लेके आऊंगा तो उसकी सूचना आप तक मिलती रहेगी। ओके, तो उत्कर्ष IAS चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल में लगे हुए घंटे को क्या करिए, बजा दीजिए और उसके बाद क्लास का आनंद लेते रहिए। अभी इस बजट को समझने के लिए आपको क्या करना है, इस बजट को समझने के लिए मेरी 3 क्लास आर्थिक समीक्षा की पड़ी हुई है, उस आर्थिक समीक्षा की क्लास को भी आप क्या करिए, देखिए, तब इसको और अधिक क्या करोगे, बेहतर ढंग से समझ पाओगे। अब देखो, इसी में यह भी कहा गया कि 500 अमृत शहर, जो अमृत मिशन आपने सुना होगा, तो अमृत शहर की बात आपने सुनी होगी, वहां पे क्या होगा, शहरों में तरल अपशिष्ट प्रबंधन की बात की जा रही है। क्या हो रही है, तरल अपशिष्ट प्रबंधन की वहां पर बात की जा रही है। अब फिर देखिए यहां पे स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, क्या है, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, बात समझ रहे हो। और इसके लिए क्या किया जा रहा है, इसके लिए देखोगे तो स्वच्छ भारत जो है 2.0 का जो है यहां पे स्वच्छ भारत शहरी, तो एक मिशन जो होता है, ध्यान देना, जो आपका स्वच्छ भारत मिशन है मेरे भाई, इस मिशन में 2 मिशन है। क्या है, इस मिशन में 2 मिशन है। एक स्वच्छ भारत क्या है, एक स्वच्छ भारत ग्रामीण है, क्या है, एक स्वच्छ भारत ग्रामीण है, और दूसरा क्या है, स्वच्छ भारत शहरी है। और इन दोनों के मंत्रालय भी अलग अलग हैं, दोनों के नोडल मंत्रालय क्या हैं, अलग अलग हैं। तो स्वच्छ भारत कार्यक्रम जो है यह ग्रामीण है और ये क्या है, शहरी है। तो इस बार के बजट में क्या किया गया है, इस बार के बजट में एक नया ऐलान किया गया, और वो ऐलान क्या है, वह ऐलान है दोस्तों कि स्वच्छ भारत और ब्रैकेट में क्या, शहरी, याद रखना, यहां पे गलती करोगे इसलिए मैं जोर दे रहा हूं, 2.0 नामक एक नया मिशन प्रारंभ किया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन जो है 2.0 नामक एक नया मिशन शुरू किया जा रहा है। यह कब से कब तक होगा, तो यह 2021 से लेकर 2026 तक, यानी 5 वर्षों की योजना है, पंचवर्षीय योजना है, बात समझ रहे हो। और इसके लिए कितना पैसा दिया जाएगा, तो 1,41,678 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किए जाएंगे। कितने आवंटित किए जाएंगे, 1,41,678 करोड़ रुपए यहां पे लॉन्च किया जाएगा। अब आपको यहां पे स्वच्छ भारत अभियान जो है आपका क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। स्वच्छ भारत अभियान क्या है, स्वच्छ भारत उपकर क्या है। भारत में क्लीन इंडिया सेस भी लगाया जाता है, किस पे लगाया जाता है, प्रश्न का उत्तर दो। क्लीन इंडिया सेस किस पे लगाया जाता है, स्वच्छ भारत उपकर, स्वच्छ भारत उपकर किस पे लगाया जाता है, जवाब दीजिए, बात समझ रहे हैं। स्वच्छ भारत उपकर किस पे लगाया जाता है, तो याद रखना कोयले पर, किस पे, कोयले पर। और किस हिसाब से लगाया जाता है, टन के हिसाब से। 400 रुपया पहले टन था, तो 400 रुपए टन के हिसाब से क्या होता था, 50 रुपए से शुरू किया गया था, 400 रुपए तक क्या है, गया है। ओके, ये चीज हो गई। फिर उसके बाद जो है, उसके बाद यहां पे बात की गई किसकी, स्वच्छ वायु की, यानी क्लीन एयर की बात की गई। स्वच्छ वायु के लिए क्या किया गया है, वो शहर जिनकी आबादी 1 मिलियन से ऊपर है, 1 मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों में क्या होगा, आपका वायु प्रदूषण केंद्र वहां पे, यानी 42 शहरों में केंद्र स्थापित किए जाएंगे जहां पे वायु की क्या की जाए, माप की जाए। अब देखो एक महत्वपूर्ण बात यहां पे भाई साहब आ गई, स्क्रैपिंग नीति। नोट कर लेना जो लोग गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाने वालों के लिए क्या हो गया,
हाँ बिल्कुल सही बात राम नरेश मीना जी, आपने दिल जीत लिया, बहुत सही जवाब आपने दिया। चलिए यहां पे क्या है, स्क्रैपिंग नीति की बात हो रही है। एक नई स्क्रैपिंग नीति आएगी, किसके लिए? तो भैया यह आ रही है पुराने वाहनों के लिए। किसके लिए? पुराने वाहनों के लिए। अब क्यों आ रही है? क्योंकि पुराना वाहन जब होता है तो वो क्या करता है, वो धुआं छोड़ता है। क्या करता है? धुआं छोड़ता है, और धुआं छोड़ता है तो वायु क्या होती है, प्रदूषित होती है। तो यहां पर क्या किया जाएगा, स्क्रैपिंग मतलब उसे निपटा दिया जाएगा। तो जो पुराने वाहन हैं उनको निपटाने के लिए, अर्थात उनको चलन से बाहर करने के लिए इस बजट में क्या किया गया, स्क्रैपिंग नीति लाई गई पुराने वाहनों के लिए, निपटारे के लिए। सवाल यहां पर यह उठता है कि पुराने वाहन का मतलब क्या है, उसकी परिभाषा क्या है? तो ध्यान देना, यहां पर यह कहा गया कि पुराना वाहन की परिभाषा दो होगी। जो पुराना वाहन होगा इसकी परिभाषा दो होगी। एक वह होगी जो वाणिज्यिक यानी जो व्यापारिक प्रयोग के लिए किया जाता है। एक इसमें होगा निजी वाहन, एक क्या होगा, निजी वाहन। और दूसरा क्या होगा, जिसका आप कमर्शियल प्रयोग करते हैं, यानी आप जो है आप क्या करते हैं, किराए पर चलाते हैं, तो ये होगा वाणिज्यिक वाहन। तो आपका जो निजी वाहन है वह 20 वर्षों में पुराना होगा। कितने में? 20 वर्षों में, यानी 20 वर्षों में उसे स्क्रैप किया जाएगा। और जो आपका वाणिज्यिक वाहन है वह कितने में होगा, वह 15 वर्षों में उसे स्क्रैप किया जाएगा। तो अब जिसके पास जो है वाहन क्या होगा, 20 वर्ष से पुराना हो जाएगा, उसे आपको क्या करना पड़ेगा, उसे बदलना पड़ेगा। और अगर आप वाहन को किराए पर चलाते हैं, बात समझ रहे हैं, आपकी एजेंसी है और एजेंसी में आप गाड़ियां किराए पर देते हैं, यानी उसका वाणिज्यिक कमर्शियल प्रयोग करते हैं, तो वह 15 वर्षों में पुरानी हो जाएगी। और इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए भैया आप ध्यान रखना कि इन वाहनों की क्या होगी, फिटनेस टेस्ट होगा। क्या होगा, फिटनेस टेस्ट होगा। फिटनेस टेस्ट से याद आया, उत्तर प्रदेश वालों जवाब दो, फिटनेस टेस्ट किसका, वाहन का। तो आपको याद होगा कि जब लॉकडाउन लगा था और लॉकडाउन में लड़कों को ले आना था, तो कांग्रेस की पार्टी ने क्या किया था, वाहन दिए थे कि हम ले आएंगे, तो उसका फिटनेस जो है क्या हुआ था, टेस्ट किया गया था सरकार की तरफ से। तो फिटनेस टेस्ट होता है, और इसके लिए सरकार ने क्या किया है कि जो है ऑटोमेटेड यानी स्वचालित फिटनेस सेंटर हम क्या करेंगे, स्थापित करेंगे। वहां पर फिटनेस होगा कि ये फिट है कि नहीं है। अभी आप भर्ती वगैरह में जाते हैं तो आपका क्या होता है, फिटनेस टेस्ट होता है कि फिट हो कि नहीं हो। बात समझ रहे हो? तो ये चीजें होंगी। क्लियर? इसका लाभ क्या होगा, इसका लाभ होगा कि पर्यावरण अनुकूलन को बढ़ावा मिलेगा, और पर्यावरण अनुकूलन जो गाड़ियां हैं उनके प्रयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। और दूसरा क्या होगा, वायु प्रदूषण पर कमी आएगी। वायु प्रदूषण पे कमी आएगी। और चूंकि हम क्या करते हैं, जो पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां हैं उसको हम क्या करते हैं, आयात ही तो पेट्रोल करते हैं। तो पेट्रोल जो क्या होता है, पेट्रोल का हम आयात करते हैं। हर जिले में जगह जगह पर फिटनेस सेंटर स्थापित होगा, वहां पर क्या होगा, वहां पर ये चीजें करानी होंगी। हाँ, तो ये चीज याद रखिएगा कि इसका लाभ क्या होगा, ध्यान देना। इसका लाभ यहां पर मैं आपको बता दूं, इसका लाभ ये होगा कि इससे जो आपके वाहन से वायु प्रदूषण होता है, यह वायु प्रदूषण क्या होगा, कमी आएगी, यानी वायु प्रदूषण में कमी आएगी। और दूसरी चीज क्या होगी भैया, दूसरी चीज होगी आयात बिल में कमी आएगी। तो आयात बिल में कमी का मतलब क्या है, कौन बताएगा, आयात बिल में कमी का मतलब? तो ध्यान देना, वाहन जो हम लोगों के हैं ये किससे चलते हैं, यह पेट्रोल और डीजल से चलते हैं। पेट्रोल और डीजल का भारत क्या करता है, विदेशों से आयात करता है। क्या करता है, विदेशों से आयात करता है। तो विदेशों से आयात हमारा जितना बढ़ेगा उतना हमारा आयात बिल क्या होगा, उतना हमारा आयात बिल बढ़ेगा। आयात बिल बढ़ने से क्या होगा, आपके चालू खाते का घाटा बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, चालू खाते का घाटा बढ़ेगा। और चालू खाते का घाटा बढ़ेगा तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रतिकूल हो जाएगा।
तो अगर हम प्रदूषण फैलाने वाली यानी जीवाश्म ईंधन से चलने वाले वाहनों पर रोक लगा दें तो इससे पेट्रोल डीजल की क्या होगी, पेट्रोल डीजल की मांग कम होगी, आयात बिल विदेशों से आयात कम होगा, आयात बिल में कमी आएगी, चालू खाते का घाटा कम होगा और बैलेंस ऑफ पेमेंट भारत के पक्ष में हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे ये लाभ होगा। अब देखो ये तो वित्त मंत्री ने गिनाया है, हम तीसरा लाभ गिना रहे हैं। सुनो, तीसरा लाभ यह है कि भारत जो है, भारत में क्या हो रहा है, BS6 मानक लागू किया जा रहा है। क्या हो रहा है, BS6 मानक लागू किया जा रहा है। तो यह क्या होगा, BS6 मानक लागू किया जा रहा है, इस लक्ष्य की क्या होगी, इस लक्ष्य की प्राप्ति होगी। क्या होगी, इस लक्ष्य की प्राप्ति होगी। और तीसरी चीज क्या होगी दोस्तों, आपने सुना होगा एक कार्यक्रम, वह कार्यक्रम है आपका फेम इंडिया। क्या है, फेम इंडिया कार्यक्रम है। और फेम इंडिया कार्यक्रम में क्या आपको कराना है, फेम इंडिया कार्यक्रम जो है ये क्या कराती है, इलेक्ट्रॉनिक वाहन। तो इलेक्ट्रॉनिक वाहन का क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक वाहन का बाजार यहां पर विकसित होगा। बात समझ रहे हो। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे आपको ध्यान रखना है कि इसका ये जो है क्या है, एडिशनल लाभ मैंने आपको बताया जो बजट में नहीं बताई गई है। इससे भारत स्टेज 6 को लागू करेगा। इससे भारत फेम इंडिया को क्या करेगा, फेम इंडिया का जो 2030 तक के लिए लागू किया गया था पिछले में, तो फेम इंडिया का भी कौन सा वर्जन चल रहा है इस समय, ध्यान देना, फेम इंडिया का भी 2.0 वर्जन चल रहा है। यह योजना भी क्या होगी, इस योजना के भी लक्ष्य को पाने में हम लोग सफल रहेंगे। अब यहां से आगे बढ़ोगे तो अगला लाभ क्या होगा, वायु प्रदूषण अगर आपका समाप्त होगा तो भारत में जो टीबी के पेशेंट हैं या वायु प्रदूषण से जो मरने वाले लोग हैं उनकी संख्या में क्या होगी, कमी आएगी। और उसके बाद जो है हेल्थ में किसकी बात आई है, वैक्सीन की बात आई है। और यहां पर न्यूमोकोल वैक्सीन की बात की जा रही है जो क्या है, भारत निर्मित उत्पाद है। और वर्तमान में यह केवल 5 राज्यों में है जिसे हमको क्या करना है, पूरे देश में लागू किया जाना है। और इससे क्या होगा, 50,000 से अधिक लोगों को मरने से रोका जाएगा। मनोज यादव जी BS6 पे पूरी क्लास लेंगे मित्र, टेंशन मत लो, उसको किसी दूसरे दिन लेंगे। सुबह 8:30 बजे वाली जो क्लास चलती है उसमें लूंगा। अभी यहाँ पे बजट को समझ लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। 2021-22 में कोविड वैक्सीन के लिए यानी जो अभी विश्व का जो सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया गया उसके लिए सरकार ने कितना पैसा दिया है, 35,000 करोड़ रुपए दिए हैं। और मैंने आपको क्या बताया कि इस कल्याण के लिए 137% क्या है, 137% स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। क्या हुआ है, 137%, यानी पिछले बजट में जो हेल्थ सेक्टर पे आवंटन हुआ था उससे क्या हुआ, उससे 137% जो है यहां पर क्या हुआ है, वृद्धि हुई है। क्लियर, यहां तक बात आपको क्या होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। अब यहां से आपका दूसरा पिलर क्या होता है, शुरू होता है भौतिक और पूंजी और बुनियादी ढांचा। क्लियर, तो मैंने यहां पे जो है आपको जो बातें बताई वो ध्यान यहां पे दीजिएगा। क्या बता रहा था, ये बातें बताई। अब यहां से 2 महत्वपूर्ण बात जो छूट गई थी मैं जिसकी चर्चा कर दूं, मैं भूल गया था। आपने सुना होगा कि आपके संविधान में एक आकस्मिक निधि है। क्या है, आकस्मिक निधि है, कंटीजेंसी फंड जिसे बोला जाता है, सुने हैं ना, आकस्मिक निधि। अरे भाई 3 प्रकार की निधियां हैं, एक आपकी संचित निधि है, एक आपकी लोक लेखा होती है और एक क्या होती है, कंटीजेंसी फंड, आकस्मिक निधि। तो आकस्मिक निधि का भैया आकार कितना है, आकार कितना है आकस्मिक निधि का, आकस्मिक निधि का आकार कितना है, तो याद रखना अभी यह 500 का था, अब इसे क्या किया जा रहा है, इसे बढ़ाकर 3,000 लाख किया जा रहा है। यानी आपकी जो आकस्मिक निधि है यहां पे आपको इस बात को ध्यान में रखना है, उस आकस्मिक निधि के आकार को क्या किया जा रहा है, उस आकस्मिक निधि के आकार को बढ़ाया जा रहा है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, इसको नोट कर लेना, ओके। और उसे बढ़ा के कहां पर ले जाया जा रहा है,
500 करोड़ से बढ़ाकर उसे 3000 करोड़ किया जा रहा है। तो ये था, कितना था? 500 करोड़ था, ये था, बात समझ रहे हो? और यह होगा, ये इसी बजट में हो जाएगा, इसको ध्यान देना। तो इस पे आपको क्या करना है, यह ध्यान रखना है। तो इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें भी जो है आकस्मिक निधि के आकार को बढ़ाया जाएगा, को बढ़ाया जाएगा। ओके, ध्यान देना यहां पे 267, आर्टिकल 277 नहीं है, तो 500 है। मैंने क्या कहा, 500 है। इस बजट में इसके आकार को क्या किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। 3000 नहीं है, वो 30,000 होने जा रहा है। 3000 नहीं होगा, 30,000 होने जाएगा, इसको याद रखना। क्लियर? चलिए, तो ये चीज आपको यहां पे क्या करनी थी, याद रखनी थी। और देखो, फिर एक बात में छूट गया। अगली बात क्या है, मैंने आपको यहां पर यह भी बताया कि 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट आ गई है। क्या हो गई है? 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर दिया गया है। 15वें वित्त आयोग ने भी अपनी सिफारिश में जो राज्यों का हस्तांतरण होता है, तो राज्यों को हस्तांतरण के लिए उसने क्या कहा है, राज्यों को हस्तांतरण के लिए उसने 41% ही कहा है। ध्यान दीजिएगा, जो राजस्व घाटा अनुदान दिया जाता है, क्या है, राजस्व घाटा अनुदान दो दिया जाता है, यह 17 राज्यों को दिया जाने की बात है। लेकिन आपको पता है कि वित्त आयोग जो है वह आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वित्त आयोग पर एक अलग क्लास होगी, ध्यान देना। तो यहां पर मैं आपको क्या बता रहा हूं, कितनी क्लासेज बाकी हो रही हैं बजट की। आज मैंने क्या की, फर्स्ट क्लास हो चुकी है। बजट में अभी कितनी क्लास होगी, बजट में अभी मैं 2 क्लास लूंगा, सेकेंड और थर्ड। ध्यान देना, सेकेंड और थर्ड, यह 2 क्लास अभी पेंडिंग में है। और तीसरी क्लास क्या है, इसके बाद कौन सी क्लास होगी मेरी, वित्त आयोग पे क्लास होगी। किस पे होगी, वित्त आयोग पे क्लास होगी। और उसके बाद जो है आर्थिक समीक्षा का जो बचा हुआ पोर्शन है वह क्लास भी होगी। तो मेरे बंधुओं, जो लोग आज पहली बार जुड़े हैं वह ध्यान ये रखेंगे, उनके लिए मैं ये बता रहा हूं, लिख रहा हूं कि यहां पर अभी बजट मैंने पूरा नहीं कराया है। अभी बजट का केवल पार्ट 1 कराया है, बजट का पार्ट 2 कराऊंगा और बजट का पार्ट 3 भी कराऊंगा, जिसमें प्रश्नोत्तर हल कराऊंगा, ताकि आपका एक भी जो है कहीं से चूके ना, कहीं से छूके ना। एकदम परीक्षा में जाके क्या करना है, गर्दा कर देना है। तो परीक्षा में गर्दा करने के लिए मैं बजट को 3 क्लास में पढ़ाऊंगा। एक पार्ट मैंने आपके सामने आज क्या किया है, संपन्न किया है। 2 क्लास यहां पे है। 15वें वित्त आयोग पे जो अभी 2-3 क्लास लेनी पड़ेगी, आर्थिक समीक्षा अभी चल ही रहा है। क्लियर? तो ये चीज आपको यहां पे क्या करना है, दिमाग में रखना है। इसकी सूचना आपको मिल जाएगी, क्लास कब लूंगा। ओके, तो धैर्य बनाए रखना। ये आपके बजट के लिए लोग परेशान होते हैं, उसके लिए मैंने ये क्या की, क्लास ली। अभी 2 क्लास और लूंगा, उसका इंतजार करिएगा। और वह क्लास कहां से शुरू होगी, तो वह क्लास इसी पिलर से शुरू होगी जो आपका दूसरा पिलर है। पहले पिलर पे हमने आज चर्चा कर दी है, दूसरे पिलर से उसकी चर्चा क्या होगी, शुरू होगी। और तब तक के लिए आप मुझे क्या करेंगे, इजाजत देंगे। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपको बातें समझ में आ पाए, बजट की तकनीकी भाषा को आपके देशज भाषा में समझा पाऊं, ऐसा मेरा प्रयास रहा है। और दूसरा प्रयास यहां पर यह रहा कि मैं वो चीज आपको बताऊं जो परीक्षा में सीधा जहां से प्रश्न पूछा जाता है। ओके, तो आपको ये क्लास कैसी लगी, आगे क्लास करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, इन सभी बातों को अपने कमेंट में, ऑफलाइन कमेंट में बताइएगा। वहां पे मैं भी रहूंगा और आपके कमेंट का जवाब दूंगा। यहां पे इजाजत दीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट।